हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। अब जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। जैसा कि आप नाम पे ही पढ़ रहे हैं, इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। आप नाम से समझ पा रहे होंगे, ये एक ऐसा कानून है जिसके अंदर हम कंपनी के, इंडिविजुअल के, पार्टनरशिप फर्म के, एलएलपी के इंसॉल्वेंसी वाले स्टेट के बारे से पढ़ने वाले हैं। अब इंसॉल्वेंसी स्टेट के बारे से पढ़ने का मतलब क्या है भाई? ऐसी परिस्थिति जिसपे कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी या इंडिविजुअल अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसने बैंक से उधारी लेके रखी हुई है, इंडिविजुअल क्रेडिटर से उधारी लेके रखी है। अब ना उसका धंधा चल रहा है, ना तो उसके पास इतनी असेट है, ना इतनी जमा पूंजी है कि वो उनको वापस कर पाए। तो उस स्टेट को, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस यानी कि कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, इंडिविजुअल इज अनेबल टू मीट देयर फाइनेंशियल कमिटमेंट, उस परिस्थिति को बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। और उस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को डील करने के लिए हम पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। प्रोसेस का बेसिक समझ के लिए ना, आमतौर पर हमारा एक नोशन होता है, एक बिलीव होता है, एक परसेप्शन होता है कि भाई अगर हम बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी की, तो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है कि भाई अगर कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस यानी कि अपने ऑब्लिगेशन को, अपने उधार को पे नहीं कर पा रही है, उस परिस्थिति में भाई एक व्यक्ति आएगा, सारी एसेट बेचेगा, लायबिलिटी को पे ऑफ करेगा और नमस्ते कर देगा, कंपनी को बंद करवा देगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। यहां पे आपको तीन प्रकार के शब्द मिलेंगे। एक मिलेगा इंसॉल्वेंसी, एक मिलेगा लिक्विडेशन और एक आपको शब्द मिल रहा है यहां पे कौन सा? बैंकरप्सी। मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, ये तीनों शब्द वैसे तो सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, बैंकरप्सी, बट इस एक्ट के अंदर आपको इनका डिफरेंस पता चलेगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो इंसॉल्वेंसी है ना, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस। अब इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से दिमाग में क्या आता है? अच्छा हाँ ठीक है, कोई कंपनी की लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, असेट उसके बहुत ज्यादा कम हो गए, तो ठीक है, एक बंदा आएगा जिसको हम लिक्विडेटर बोलते हैं, वो सब असेट को बेचेगा, सारे क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा, कंपनी बंद हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा। नहीं, ये इंसॉल्वेंसी नहीं है। इंसॉल्वेंसी का मतलब ये है दोस्तों कि कंपनी जिसका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है, जो अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पा रही है, उसकी असेट इनसफिशिएंट है, उसकी पूंजियां खत्म हो गई हैं जिससे वो लायबिलिटी को पे कर पाए, उसके लिए एक प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, जिस प्रोफेशनल का नाम इस कोड के अंदर दिया है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है, वो एक प्लान बनाएगा कंपनी के लिए, एलएलपी के लिए, पार्टनर के लिए, वो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर फर्म के लिए एक प्लान बनाएगा, एक प्लान जिससे वो उसको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की परिस्थिति से बाहर निकाल सके। एक ऐसा प्लान जिसपे जितने भी क्रेडिटर हैं, वो उस कंपनी को, एलएलपी को, पार्टनरशिप फर्म को सांस लेने का मौका देगी। एक ऐसा प्लान कि जहां पे कंपनी वाइंडिंग अप होने से बच सकती है कि भाई क्रेडिटर थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ गया हूं, माना आप लोग के सबके क्लेम है, मैं जाता हूं कंपनी के अंदर, समझता हूं कंपनी के साथ ऐसा क्या आप बीती हुई है कि भाई कंपनी पे ही नहीं कर पा रही अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट। हो सकता है कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो पेपर मैन्युफैक्चरिंग कब डिस्पोजेबल आइटम बनाती है, जो कोविड के समय एकदम ठंडा पड़ गया। शायद कोविड की ये सारी चीजें अगर उठ जाएंगी, यानी कि जब आया था उसके बाद वो वापस से बराबर हो जाए, तो उसको थोड़ा सा सांस लेने का मौका दो। वो एक रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा जिसपे शायद वो सारे क्रेडिटर को एक प्लान सजेस्ट करे कि क्रेडिटर आप एक काम करिए, आप थोड़ा सा कंपनी को वक्त दीजिए, आप उसको 6 महीने का रिलीफ टाइम दे दीजिए और उस 6 महीने में इंटरेस्ट मत लगाना। वो 6 महीने में धीरे 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 ओवरकम करेगी, कोविड की रिस्ट्रिक्शंस अपलिफ्ट हो जाएगी, वो काम करने लग जाएगी, वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी वापस से, और वापस से प्रॉफिट मेकिंग होने के बाद, सांस आने के बाद धीरे धीरे आपका पैसा पे कर देगी। लेकिन आज अगर आपने उसको रिलीफ नहीं दिया, आज अगर आप उसको रिलीफ नहीं दोगे,
तो शायद हो सकता है आपके इंटरेस्ट के पेमेंट में फाइनेंशियल बर्डन के चलते, सांस ना लेने के चलते, चारों तरफ दबाव आने की वजह से उसको फाइनली बंद करना पड़ जाए कंपनी को, और उसके असेट वैसे भी सफिशिएंट नहीं है कि आपकी लायबिलिटी पूरी पे हो। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, इंतजार अगर करोगे, उनको सांस लेने का मौका दोगे, तो शायद वो वापस से प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगी। और जहां पे आपको शायद कुछ भी ना मिले उसकी एसेट को बेच के, आपका धीरे धीरे पूरा पैसा मिल जाए। इट्स ऑल अबाउट अ गेम ऑफ पेशेंस। इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। यार कोशिश करेंगे पहले उसको, उसके बिजनेस को चलाते हुए ही कैसे उसके पूरे फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करवा दिया जाए। हाँ, अगर वो रिजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है, जो रिजोल्यूशन प्लान इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के द्वारा बनाया गया है, अगर वो फेल हो जाता है, उस परिस्थिति पे अपन मूव ऑन करेंगे सेकंड सिचुएशन में, दैट इज लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि अब भैया कुछ नहीं हो सकता, उसकी असेट बेचो, लायबिलिटी पे करो और कंपनी को नमस्ते करो, डिसॉल्व कर दो। एक आता है हमारे पास बैंकरप्सी वर्ड। ये बैंकरप्सी वर्ड किसी कॉर्पोरेट के लिए नहीं है। जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी असेट इनसफिशिएंट है, लायबिलिटी को वो पे नहीं कर पा रहा है, बहुत ज्यादा क्रेडिटर की तरफ से प्रेशर आ रहा है, उसको डर है, थ्रेट्स मिल रहे, लीगल थ्रेट मिल रहे, तब वो कोर्ट के पास जाता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके कि कोर्ट मुझे बचा लो, माना मेरे से गलती हो गई है, मेरी बहुत ज्यादा क्रेडिट्स हो चुके हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा उधार हो गया है, मैं आपसे सहायता चाहता हूं, मुझे जो कुछ रिलीफ दिलाइए। इनको बोलिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर ले, इनको बोलिए कि इंटरेस्ट ही छोड़ दे, मैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे देता हूं, क्योंकि बर्डन बढ़ते जा रहा है मेरे पास इंटरेस्ट का। तो जब एक इंडिविजुअल पर्सन कोर्ट के पास अपनी बैंकरप्सी का एप्लीकेशन लेके जाता है, इसलिए कि मेरे को ये मत घोषित कर दो कि पैसे पे नहीं कर पाएगा, मुझे कुछ रिलीफ दिलवा दो, इन क्रेडिटर को बोलो थोड़ा सा समय बढ़ा दे, साल भर में रीपेमेंट करना था, बोलो 3 साल दे दे, बोलो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम कर दे, बोलो इंटरेस्ट माफ कर दे, मैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल दे देता हूं। सो व्हेन एन इंडिविजुअल goes to the court to seek relief regarding their financial commitment, तब उसको बोला जाता है कि वो एक बैंकरप्ट की प्रोसेस में जा रहा है, बैंकरप्सी की प्रोसेस पे जा रहा है। सो दोस्तों, ये तीनों टर्म को वैसे तो यूज किया जाता था साथ में, बट तीनों का मतलब अलग अलग है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आज हम इस पे क्या पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक मास्टर चार्ट भी आपके सामने पेश करूंगा, बट मैं उम्मीद करता हूं अब तक के जितनी की बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, ये आपको भली भांति समझ में आई है कि भाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं कि जो भी अपनी लाइबिलिटी को मीट नहीं कर पा रहा है, वो कंपनी, वो एलएलपी, वो पार्टनरशिप फर्म, वो इंडिविजुअल, उसका असेट बेचो और नमस्ते कर दो। पहले एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होगी। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस का मतलब ये है कि एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान बनेगा। क्या बनेगा? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान बनेगा, जिसमें शायद हम उस कंपनी के बिजनेस को चलाते हुए उसकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा करवा दे। वो रिजोल्यूशन प्लान अगर फेल होता है, तो हम जाएंगे लिक्विडेशन की ओर, कि जहां पे उसकी सारी असेट बेच के लायबिलिटी को पे ऑफ करेंगे। और बैंकरप्सी एक इंडिविजुअल के लिए यूज होता है जब वो कोर्ट में जाता है रिलीफ पाने के लिए। अब सवाल आता है कि सर इसको कोड क्यों बोला गया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, एक्ट भी तो बोल सकते थे। अब इसको कोड इसलिए बोला गया दोस्तों, मैं बताता हूं। पहले, इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर ये दिख रहे होंगे, इतने सारे एक्ट थे जो कि इंसॉल्वेंसी को अलग अलग तरीके से गवर्न करते थे। यानी कि इंसॉल्वेंसी के लिए, ऐसे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन को डील करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एलएलपी के लिए अलग कोई एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट के लिए अलग कोई एक्ट चल रहा है, इंडिविजुअल के लिए अलग कोई एक्ट चल रहा है। कोई भी एक यूनिफॉर्म, एक स्टैंडर्ड कानून नहीं था जिससे आप इस इंसॉल्वेंसी वाले सिचुएशन को डील कर सको। तो जैसे ही इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के कानून आए, जैसे भी लॉज आए, इन सबको नमस्ते कर दिया गया। यानी कि जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन को डील किया जा रहा था, इन सबको नमस्ते किया और इसको वेलकम किया, जिसको बोला जा रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। तो जब कोई कानून अपने आप में ही पूरा कंप्लीट है, इसके ही अंदर आपको सारी बातें मिल जाएगी, और वो इतने सारे लॉस को ओवरलैप करते हुए आ रहा है, तब उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसपे
इंसॉल्वेंसी के संबंध के अंदर जितनी सिचुएशन आती सब के संबंध में आपको इसी के अंदर बातें मिल जाएगी कि पहले रिजोल्यूशन प्लान बनाओ। बोले ठीक है, कौन बनाएगा रिजोल्यूशन प्लान, वो प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करेगा और कैसे आप रिलीफ दिलवाओगे, सब बातें। फिर वो नहीं हुआ तो लिक्विडेशन की भी बात इस पे लिखी, फिर लिक्विडेशन कौन करेगा, पहले पैसे किसको मिलेंगे, बाद में किसको मिलेंगे, सब बातें एक ही कानून के अंदर जब लिख दी है एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो व्हेन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एग्जॉस्टिव सारी चीजें कवर कर रहा है एक लॉ के अंदर, तो उसको बोला जाता है क्या, कोड। दैट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो इसके अंदर आपको सारी सारी सिचुएशन जो एक इंसॉल्वेंसी और लिक्विडेशन वाले प्रोसेस पे आपको फेस करनी पड़ेगी, इन सब के संबंध में कानून मिलेगा जो पहले अलग अलग कानून में अलग अलग सिचुएशन को डील किया जाता था। कंपनीज एक्ट के अंदर वाइंडिंग अप की डीलिंग हो रही है, एलएलपी एक्ट का अंदर एलएलपी की डीलिंग हो रही है। अब उन सब की डीलिंग किसी एक कानून में हो रही है, एक जगह हो रही है, इसलिए इसको बोला जा रहा है कोड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले ना थोड़ा आपका आइडिया डेवलप करना चाहता हूं, थोड़ा सा फ्लेवर डेवलप करना चाहता हूं ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक मास्टर चार्ट प्रिपेयर किया है एक फ्लेवर डेवलप करने के लिए। ये बड़ा बेसिक मास्टर चार्ट है, इसको हम हेलीकॉप्टर चार्ट भी बोल सकते हैं, जिससे आपको किसी भी कानून का एक ओवरव्यू पता चल जाएगा, जिससे हमको आगे मूव ऑन करने में बहुत सहायता होगी, बहुत ज्यादा। सो दोस्तों, ये मास्टर चार्ट जो है, देखो लिखा हुआ है मास्टर चार्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसमें मैं मास्टर चार्ट आपको बता रहा हूं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, इंसॉल्वेंसी के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है कि कंपनी की सारी असेट हम बेच के लायबिलिटी पे कर रहे हैं। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में कंपनी को जिंदा रखते हुए पहले कोशिश की जाती है, प्रयास किया जाता है कि कंपनी गोइंग कंसर्न होते हुए, बिजनेस को चलाते हुए, कंपनी को ना बंद करते हुए कैसे हम उसके फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा कर सकते हैं। और इसके लिए एक प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, और वो प्रोफेशनल कोई और नहीं, आप में से कोई एक होता है, सीए, सीएस, सीएमए। आमतौर पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बन सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इनके अलावा कोई दूसरा भी बन सकता है। बट आमतौर पर आप भी चाहें तो सीए, सीएस, सीएमए एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, जो कंपनी की डूबती नाव को वापस से तैरा सकते हैं। तो बात को ध्यान से सुनना दोस्तों। सबसे पहले मैंने यहाँ पे नाम लिखा है क्रेडिटर। क्रेडिटर ने डेटर को क्या दिए, रुपए दिए, पैसे दिए। अब ये जो डेटर है ये क्या कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है पेमेंट में। और ये डेटर कौन है, ये डेटर वही कंपनी, एलएलपी, पार्टनर, इंडिविजुअल, बराबर है क्या। तो ये डेटर है जो डिफॉल्ट कर रहा है किस पे, रीपेमेंट में। अब क्रेडिटर इससे जब नाराज होता है तो वो जाता है एनसीएलटी के पास, एनसीएलटी को एप्लीकेशन देता है कि एनसीएलटी मुझे इस डेटर के खिलाफ एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करनी है। यानी कि इंसॉल्वेंसी क्या है, एक सिचुएशन है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, जहां पे क्रेडिटर का पैसा डेटर नहीं दे पा रहा है, उसकी असेट भी सफिशिएंट नहीं है। तो अब इसको रिजॉल्व करवाया जाए, बंद नहीं करवाया जाए, इसको रिजॉल्व करवाया जाए, उसके लिए प्रोसेस शुरू करे। कैसे मैं अपना पैसा वापस ले सकूं, अब वो समझने की कोशिश कर रहा है। कंपनी को बंद करने की बात नहीं कर रहा है, उसकी इस सिचुएशन को रिजॉल्व करवाने की प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन कर रहा है, किसको, एनसीएलटी को। तो एप्लीकेशन करेगा, और साथ में इसी एप्लीकेशन में वो किस व्यक्ति को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहता है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहता है, वो भी बताएगा। सर यहाँ पे एक वर्ड लिखा है इंट्रिम। इंट्रिम का मतलब ये होता है फिलहाल के लिए, फॉर द टाइम बिंग, टेम्पररी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल वो किसको बनाना चाहता है, जो कि सीए, सीए, सीएमए में कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है। उसका नाम भी बताएगा कि इस प्रोफेशनल को मैं अपॉइंट करना चाहता हूं, क्योंकि एक्सपर्ट है, ये जानकार है, ये कंपनी की रिजोल्यूशन प्रोसेस को डील करेगा। उसको बोलते हैं इंट्रिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंट्रिम क्यों बोलते हैं आपको थोड़ी देर में समझेगा। अब एनसीएलटी क्या करेगी, इसके एप्लीकेशन को अगर वैलिड है, अगर वाकई में कोई डिफॉल्ट हो रहा है और इसको पैसे नहीं मिल रहे, तो वो एडमिट करेगी किसको, एप्लीकेशन को, बरोबर है क्या। एप्लीकेशन को क्या की, एडमिट की। एडमिट करने के बाद लिखता है फॉर्मेशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर बाय आईआरपी। आईआरपी का मतलब क्या है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। यानी कि एनसीएलटी ने आपके एप्लीकेशन को एडमिट किया। एडमिट किया यानी कि आपका एक वैलिड डेट है, आपका एप्लीकेशन में ये साबित हो रहा है कि क्रेडिटर ने हाँ आपसे पैसे लेके डिफॉल्ट किया है।
एडमिशन हो गया एप्लीकेशन का। अब ये जो आईआरपी है, आईआरपी यानी कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिसको आपने प्रपोज किया था एनसीएलटी को, ये व्यक्ति हमारे आगे के काम को देखेगा, ये कंपनी की इस इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस को रिजॉल्व करेगा, बराबर है क्या? इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को गवर्न करेगा, ठीक। अब ये जो व्यक्ति है ये क्या करेगा, एक सीओसी बनाएगा। सीओसी का मतलब है ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाएगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर का मतलब एक अकेला क्रेडिटर तो नहीं होगा, बहुत सारे क्रेडिटर हो सकते हैं। तो वो जो इंट्रीम फॉर द टाइम बीइंग एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो सारे क्रेडिटर की एक कमिटी बनाएगा, बराबर। और वो कमिटी के अंदर जितने भी लोग हैं जो उस कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल के क्रेडिटर हैं, उनको वहां पे एक जगह लाएगा और सबका कि तुमसे कितना डेट है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, कितने समय से ड्यू है, ये पूरा रिकॉर्ड बना के एक संगठन बना के, कमिटी ऑफ क्रेडिटर बना के उनको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करेंगे कि जो इंट्रीम है, इंट्रीम यानी कि फॉर द टाइम बीइंग जिस व्यक्ति को आपने एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाया है, उसको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी कि फाइनली क्या यही बंदा कंपनी के, एलएलपी के, पार्टनरशिप फर्म के और इंडिविजुअल के रिजोल्यूशन प्रोसेस को चलाएगा। तो उसी आईआरपी को आप बना दोगे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक फाइनल व्यक्ति है कि हाँ भाई यही डील करने वाला है कंपनी की इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को, बराबर है क्या? लेकिन अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको कोई दूसरा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चाहिए, वो कमिटी डिसाइड करेगी कि इसको ही कंटिन्यू करना है कि किसी और को करना है। कमिटी डिसाइड करेगी, चाहे तो वो रिप्लेस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला, इसको इंट्रिम, टेम्पररी बोला जा रहा है। तो अगर वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जिसको कॉन्स्टिट्यूट करने वाला आईआरपी है, वो चाहे तो उसको कंटिन्यू करे, वो चाहे तो किसी और को रख सकते हैं, ठीक। अब ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है जो फाइनली अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को गवर्न करेगा, वो एक रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा कि कैसे कंपनी की इस इंसॉल्वेंसी को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। उसका एक प्लान कि क्रेडिट को ये रिक्वेस्ट करे कि भाई तुम इंटरेस्ट माफ कर दो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल ले लो। क्या ऐसा कर सकते कि आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो? क्या इंटरेस्ट हॉलीडे इनको दे सकते कि कुछ समय तक आप इंटरेस्ट ही ना लो या इंटरेस्ट कम कर दो? तो एक प्लान बनाएगा कि कैसे कंपनी को हम ओवरकम कर सकते हैं इन सिचुएशन से। वो प्लान सबमिट करेगा किसको? सीओसी को, कमिटी ऑफ क्रेडिटर को, कि मेरे हिसाब से ये प्लान है, अगर इस रास्ते में तुम लोग चलोगे तो शायद आपका पूरा पूरा पैसा एक समय से, मतलब एक ऑप्टिमम टाइम में आ जाए। ऐसा नहीं कि 20 साल बाद आपका पैसा रिसीव हो रहा है, एक टाइम बॉन्ड मैनर में आपका पैसा आ जाए। अब अगर सीओसी इस प्लान को क्या करते, अप्रूव करते हैं कि हाँ यार रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, सीए भाई साहब, सीएस भाई साहब, सीएमए भाई साहब, आपका प्लान हमको जम रहा है, अगर वो अप्रूव कर दिए, अब ये प्लान को वो सबमिट करेंगे एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास, कि भाई ये प्लान है, आप भी अप्रूव कर दो। अगर उस प्लान को एनसीएलटी अप्रूव कर देती है, ये सब के सब स्टेक होल्डर्स के ऊपर बाइंडिंग रहेगा, यानी कि वो कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के क्रेडिटर, कंपनी के और रॉ मटेरियल सप्लायर, सबके ऊपर वो बाइंडिंग रहेगा, यानी कि उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मान लो अगर उस पे ऐसा लिखा है कि अगले साल भर तक इनसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, तो भाई साहब फिर कोई इंटरेस्ट चार्ज उन पे नहीं होने वाला, कोई भी क्रेडिटर उनसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं, सबके ऊपर वो बाइंडिंग होने वाला है। सर मान लीजिए सर एनसीएलटी को वो रिजोल्यूशन प्लान नहीं जमा और एनसीएलटी उस रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट कर देती है, तो बस वहीं से कंपनी का, एलएलपी का, पार्टनरशिप फर्म का, इंडिविजुअल का लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा कि भाई नहीं ये प्लान फालतू है, इससे कुछ नहीं हो पाएगा और परेशान ही होंगे बाकी लोग, इसके एसेट बेचो, लायबिलिटी को पे ऑफ करो। तो वो सेकंड स्टेज में आता है लिक्विडेशन प्रोसेस। पहले तो उसकी जो इंसॉल्वेंसी की जो सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन को कैसे ओवरकम किया जाता है उसमें डील होती है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। ये पहली प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी को कैसे रिजोल्व करा है उसका एक प्रोसेस, कैसे उसके बिजनेस को, उस कंपनी को जीवित रखते हुए, एग्जिस्टेंस को बरकरार रखते हुए कैसे उसको इस सिचुएशन से बाहर लाया जाए, इस फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की पोजीशन से बाहर लाया जाए, वो चीज करता है इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। अब वो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस अगर काम नहीं कर पा रही, यानी कि ये प्लान अगर एनसीएलटी को नहीं अच्छा लग रहा है, वो रिजेक्ट कर दे रहा है, तो लिक्विडेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो इंसॉल्वेंसी इज द फर्स्ट प्रोसेस, लिक्विडेशन इज द सेकंड वन, कि नहीं हो पा रहा है वो प्लान से, तो सेकंड चले जाएंगे। ये मोटा मोटा, आई विल नॉट से ये डीप हेलीकॉप्टर चार्ट है, ये मोटा मोटा
आपका ये प्रोसेस बता रहा है कि दिस इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस IBC 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यही हम पढ़ने वाले हैं। ये उसका पूरा एक प्रोसेस ओवरव्यू है, इसके अंदर डिटेलिंग में जाएंगे कि कैसे प्रोसेस शुरू होगा वगैरह वगैरह। सो दोस्तों हम मूव ऑन करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का जो पर्पस है ये डील करता है इंसॉल्वेंसी ऑफ कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप एंड अदर एंटिटी। इंसॉल्वेंसी से डील करने का मतलब, मैं अगेन बोल रहा हूं, सब बेजबाज की लाइबिलिटी पे नहीं करना है, एक प्लान बनाना है जिसको इस सिचुएशन से बाहर ले आए। उसकी लाइबिलिटी जो आज बढ़ गई है और एसेट कम है, तो ऐसा क्या किया जाए कि इसको बैलेंस आउट किया जाए, धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बने और अपनी लाइबिलिटी को भी धीरे धीरे पे करते रहे और एक बार में आगे फिर बढ़ते जाए। आगे आपको और समझ में आएगा। तो इनसे वो डील करता है, इनकी इंसॉल्वेंसी से। अब मैं बात करूं कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ कोड किस पे है, वैसे तो ये आपकी मॉड्यूल के पेज नंबर 184 पे दिया है, बट एक नस पकड़ाना चाहता हूं मैं आपको। तो कहता है ये कोड एप्लीकेबल होता है इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलेंटरी लिक्विडेशन एंड बैंकरप्सी। अब इंसॉल्वेंसी में देखो मैंने लिखा हुआ है लाइबिलिटी एक्सीड हो रही है असेट को, तो आप रीस्ट्रक्चर करते हो डेट को। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब क्या है? समय बढ़ा दो, इंटरेस्ट कम कर दो, बराबर है क्या? रीस्ट्रक्चर करो और प्रिजर्व करो वायबिलिटी ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस चलते रहे, वो वायबल रहे, वो वापस से जिंदा हो सके, उसको प्रिजर्व करो एज अ गोइंग कंसर्न बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ अ रिजोल्यूशन प्लान। एक अच्छा प्लान लाओ, उसको इंप्लीमेंट करो जिससे आप उसके डेट को रीस्ट्रक्चर करके कंपनी को जिंदा रखते हुए, उसके बिजनेस को बरकरार रखते हुए हम ओवरकम हो जाए। दैट्स अ लिक्विडेशन। उससे इंसॉल्वेंसी उससे डील करता है। लिक्विडेशन कब? सेलिंग ऑफ असेट एंड पेइंग ऑफ लायबिलिटी, जब आपका रिजोल्यूशन प्लान फेल हो जाएगा, सेकंड स्टेज है। अब वॉलेंट्री लिक्विडेशन का मतलब क्या है सर? तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, लिक्विडेशन और वॉलेंट्री लिक्विडेशन में फर्क क्या है। भाई साहब, डेटर जो है वो डिफॉल्ट किया तो पहले इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू की, एक रेजोल्यूशन प्लान बनाया, वो फेल हो गया तो हम लिक्विडेशन में गए। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है, आप पे नहीं कर पा रहे हो। वॉलेंट्री लिक्विडेशन का मतलब ये है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, कंपनी ने, LLP ने, पार्टनरशिप फर्म ने और एक इंडिविजुअल पर्सन ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। उनका एक पर्पस था, उनने 5 साल बिजनेस चलाना था। अब शायद वो लोग एज में इतने बड़े हो गए हैं, या अब वो संभले ना संभले वाली बात है। कोई भी XYZ रीजन की वजह से वो खुद से बंद करना चाह रहे हैं अपने धंधे को। ऐसा नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, कोई डिफॉल्ट नहीं किया उनने, उनकी असेट बराबर है उनकी लाइबिलिटी को पे करने के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन नहीं है, कोई भी डिफॉल्ट वाली सिचुएशन नहीं है। सो इस परिस्थिति में जब कंपनी, LLP, इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म खुद से अपने धंधे को बंद करना चाह रहे, उसको बोला जाता है वॉलेंट्री लिक्विडेशन। वो भी इसी कोड के अंदर कवर होता है। तो इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलेंट्री लिक्विडेशन और बैंकरप्सी यानी कि जब इंडिविजुअल रिलीफ पाने की कोशिश करता है फ्रॉम डेट थ्रू कोर्ट, उसको बोला जाता है बैंकरप्सी। तो इन सारी बातों को इस कोड के अंदर अपन पढ़ रहे हैं और ये कोड की एप्लीकेबिलिटी इन्हीं चीजों में है, इंसॉल्वेंसी में, लिक्विडेशन में, वॉलेंट्री लिक्विडेशन में, बैंकरप्सी में। इन्हीं सारी चीजों से ये कोड डील करता है। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझी। थोड़ा सा और मूव ऑन करते हैं, फिर मैं आपको मॉड्यूल पे भी लेके जाऊंगा। पहले फ्लेवर डेवलप कर लेते हैं, एक माहौल डेवलप कर लेते हैं कि ये कोड हमको क्या कहना चाहता है, फिर धीरे धीरे अब इसमें हम मूव ऑन करेंगे। तो बात को ध्यान से समझना दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं इसकी, ये कोड किसके ऊपर नहीं लगता है, क्योंकि एप्लीकेबिलिटी तो मैं आपको बता दिया हूं। मैं आपको वो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी बताऊंगा जिनकी ये सारी चीजों में डील करता है। किस पे नहीं लगता ये कोड? तो चलो पहले एक बात कर लेते हैं, पहले किस पे लगता है, किसकी सिचुएशन में डील करता है। तो आते हैं आपकी मॉड्यूल में दोस्तों। सबसे पहले ये बेसिक है, जिसकी कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये सबको ओवरराइड करते हुए हमारे पास IBC 2016 आया है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी बताई गई है कि भाई इन सारे एक्ट से काम नहीं बन रहा था। एक कमेटी बनाई गई, कमेटी का नाम था इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी को इंसॉल्व बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमिटी, BLRC। ये कमेटी बनाई गई, ये कमेटी ने बिल बनाया, फिर उसके बाद ये एक्ट आया। तो ये पूरा हिस्ट्री है जिसकी कहानी मैंने लगभग लगभग आपको बता दी है। एग्जाम के लिए एज सच रिलेवेंट नहीं है। ये भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे से 1 2 3 में बातें यही लिखी है
एक यूनिफॉर्म कोड बना के लाए जो इन सारी सिचुएशन को डील करे, एक टाइम बाउंड मैनर में क्रेडिटर को उनका पैसा दिलवा दे और ऐसा विन विन सिचुएशन रेडी करे कि कंपनी भी एग्जिस्ट करे, उनको भी बंद ना करना पड़े, उनका पैसा भी मिल जाए। ये पूरी कहानी है। यहां से अपनी मेन मुद्दे की बात शुरू होती है कि एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है। तो राजा मैंने आपको बताया ये कौन सी सिचुएशन को डील करता है, इंसॉल्वेंसी को। इंसॉल्वेंसी का एक प्रोसेस अगर नहीं चल पा रही, रेजोल्यूशन प्लान अच्छे से नहीं है, तो लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन और बैंकरप्सी किसकी, इसकी इन सारी सिचुएशन को डील करता है। तो पहला, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, उनका स्पेशल एक्ट में बनने वाली कंपनी जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गई, या इसके अलावा और कोई भी कंपनी जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट बना है, उनका भी इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वॉलंटरी लिक्विडेशन, बैंकरप्सी यहीं से डील होगा। एलएलपी हो गया। अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो नोटिफाइड है सीजी के द्वारा, बराबर है क्या, उनके ऊपर भी ये कोड लगेगा। पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल, यानी कि पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल का मतलब एक पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट या उसका कोई इंडिविजुअल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है तो भी यही लगने वाला है। पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर्स, ये कॉर्पोरेट डेटर्स का वर्ड भी मैं आपको बहुत जल्द समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल लिमिटेड एक कंपनी है, बराबर है क्या, ये कंपनी है, इसका कोई गारंटर है, बराबर है, इसका कोई गारंटर है। मैं कहता हूं इसका गारंटर कोई कौन है, मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा इस कंपनी के लिए गारंटी दिया है, किसको, क्रेडिटर को। अब ये कंपनी की तो हालत खस्ता हो गई भाई, ये तो क्या हो गई, इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में चले गई, सपोज एग्जांपल के लिए। तो भाई आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आप जो मिस्टर शर्मा थे ना, आपने ही ना गारंटी दी थी, अब आप भी अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इस कंपनी के खिलाफ जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चलेगी वो तो चलेगी। आप क्योंकि पर्सनल गारंटर थे इस कॉर्पोरेट डेटर के, आपकी भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस जो है इसके अंदर कवर होती है। फिर बात आता है पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म, यानी कि अगर सोल प्रोप्राइटर रहा तो भी यही। और बोला ऐसा इंडिविजुअल जिसको हम ई में कवर नहीं किए थे यहां पे, यानी कि वो पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर भी आ रहा था, कि इंडिविजुअल पार्टनर भी आ रहा था, पार्टनरशिप फर्म भी आ रही थी। अगर वो पार्टनर नहीं एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसकी भी इंसॉल्वेंसी यहाँ पे डील होती है, उसका लिक्विडेशन का डील होता है, उसका वॉलेंटरी लिक्विडेशन का डील होता है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं नटशेल में आपको बता दूं, यानी कि क्रक्स निकाल दूं, कंक्लूड कर दूं कि सर ये कोड कौन सी सिचुएशन को डील करता है और किन के संबंध में डील करता है, तो चार मोटी मोटी सिचुएशन है। एक है अपनी इंसॉल्वेंसी, दूसरा है अपना लिक्विडेशन, तीसरा है वॉलेंटरी लिक्विडेशन और चौथा है बैंकरप्सी। इन मोटी चार सिचुएशन को ये कोड डील करता है। और कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये चार सिचुएशन को डील करता है, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल, ये चार ही लगभग आप देखोगे कवर है। और उसके बाद वो स्पेशल एक्ट, बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड वो है, तो मोटे मोटे तो चार ही हैं, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और इंडिविजुअल के इन चार सिचुएशन को ये कोड डील करता है। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आई। अब सवाल आता है कि सर ये कॉर्पोरेट डेटर कौन है। सरल शब्दों में बोलूं तो मैं आपको डेफिनेशन पहले बता देता हूं कि कॉर्पोरेट डेटर कौन है। तो पहले तो आप कॉर्पोरेट पर्सन समझिए कि कॉर्पोरेट पर्सन कौन है। कॉर्पोरेट पर्सन में वो 220 वाली कंपनी आ जाती है जो इनकॉर्पोरेट है, एलएलपी आ जाती है जो एलएलपी एक्ट के अंदर बनी हुई है, और तीसरा एनी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बट शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। तो सर क्या क्या आई, कंपनी आ गई, एलएलपी आ गया, और ऐसी कोई भी अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड विद लिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो वहां पे भी वो भी लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ बनती है, बरोबर है क्या। तो अगर आप देखोगे वो भी इसके अंदर आ जाएगी। तो कहता है कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर कंपनी है, एलएलपी है, और सरल शब्दों में अगर आप बोलो तो एक प्रकार से ऐसी एंटिटी जो किसी एक्ट में रजिस्टर हुई हुई है वो आ रही है, बट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन है। कॉर्पोरेट डेटर का मतलब क्या, तो बोले कॉर्पोरेट डेटर का मतलब वो कॉर्पोरेट पर्सन जो डेट ओ कर रहा है, क्या ओ कर रहा है, डेट ओ कर रहा है किसी भी पर्सन को। तो सरल शब्दों में बोलूं तो कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब कौन हो जाएगा, एक कंपनी, एक एलएलपी, और जैसे कि बोला अदर पर्सन इनकॉर्पोरेटेड, तो कोई भी रजिस्टर्ड एंटिटी। कौन सी एंटिटी, रजिस्टर्ड एंटिटी जिसका लिमिटेड लाइबिलिटी है, जिसका क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसको कॉर्पोरेट पर्सन बोल रहा है। और कॉर्पोरेट डेटर का मतलब बोले यही कॉर्पोरेट पर्सन अगर किसी का पैसा लिए हुए हैं किसी भी पर्सन से, विच ओज अ डेट टू एनी पर्सन, तो इन्हीं को क्या बोल दिया जाएगा, कॉर्पोरेट डेटर। लेकिन इस पे क्या बोलता है,
कहता है अगर मान लो कोई फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है, बराबर, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जिसका काम ही यही है डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट मतलब आपको पैसे देना, इंटरेस्ट चार्ज करना, तो कहता है इस कॉर्पोरेट डेटर के अंदर वो नहीं आएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड जो है states that corporate person shall not include any financial service provider. Thus the code does not cover किसको, बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके बारे से हमने सरफाइसी एक्ट में पढ़ा था, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और पेंशन फंड। ये राजा, ये फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि फाइनेंस सेक्टर के अंदर ये कंपनी है, कहता है इनको कॉर्पोरेट पर्सन में मत लाओ। क्यों सर, ये कहीं रजिस्टर्ड नहीं है क्या? ये भी तो एक प्रकार से कंपनी है, माना, लेकिन लॉ क्या कहता है, आईबीसी क्या कहता है, इनके ऊपर मैं नहीं लगूंगा। ये ऐसे कॉर्पोरेट है जो फाइनेंस सेक्टर में, इनके लिए ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट कर रहा है। इनके लिए आरबीआई की रेगुलेशन है, इनके लिए सेबी के रेगुलेशन है जो इनको रेगुलेट कर रहे हैं, और ये पूरी इकोनॉमी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी किसी फॉरेन से इन्वेस्ट लिया हुआ है, किसी फॉरेन इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देना है, अगर आप इनका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू कर दोगे इस एक्ट में, तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। तो बोले इनको बाहर रखो, जो फाइनेंस सेक्टर के अंदर है, इनके लिए ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, आरबीआई और सेबी ने इनके कड़े रेगुलेशन बना रखे हैं, ये वहां से डील हो जाएंगे, इनको बाजू रखो। इनके अलावा जो कॉर्पोरेट डेटर है उनके ऊपर ये एक्ट लगता है। तो अगर मैं बात करूं कंक्लूजन में, तो देखो कहता है कि भाई ये कोड 4 सिचुएशन को डील करता है, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल के, ठीक है, और उन्हीं को ये बोलता है कि ये कॉर्पोरेट डेटर हैं। अगर ये किसी से पैसे लिए हैं और नहीं पे कर पा रहे, तो इन्हीं को बोला जा रहा है कि ये क्या है, कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है भैया। तो कॉर्पोरेट डेटर की इन सारी सिचुएशन में ये लगता है। फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो कॉर्पोरेट्स हैं, इनके ऊपर ये नहीं लगेगा क्योंकि इनके लिए अलग से एक्ट बनाए हुए हैं। आइए अब थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लेते हैं। पहले मैं ना पूरी मोटी मोटी बात आपको बता दूंगा, जितनी भी मेन मेन बात है ना, जिसकी वजह से आपका पूरा चैप्टर का एक नस पकड़ में आ जाएगा। फिर जो प्रोसीजरल बातें हैं वो अपन लास्ट में आराम से कर ही लेंगे। तो राजा अपने को क्या कहता है, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं अपन, मैकेनिज्म एंड रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो मैं बताना चाहता हूं राजा, सबसे पहले तो देखो जैसे कंपटीशन एक्ट है, कंपटीशन एक्ट को रेगुलेट करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसको रेगुलेट करने के लिए यानी कि इस एक्ट में कानून तो बना दिए, इस कानून का पालन हो रहा है कि नहीं उसके लिए एक अथॉरिटी बने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, वो एक रेगुलेटरी बॉडी है। उसी प्रकार से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर ये लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस, वॉलंटरी लिक्विडेशन, बैंक्रप्सी, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनको कानूनी तरीके से रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। इस बॉडी का नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बॉडी के अंदर कौन कौन आता है, एक आती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। सर ये एजेंसी क्या होती है, ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है ना, जो कि एक सीए, सीएस, सीएमए बन सकता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाती है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए कि कौन लायक है, उसको ही इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल बनाया जाएगा। टेस्ट कंडक्ट करवाती है, उनको इनरोल करती है एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तब जाके एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इन एग्जाम को क्लियर करके क्या बनता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये एजेंसी का काम है। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि एक सीएस, सीएस, सीएमए भी हो सकता है, ये एक्ट करेगा एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए टू इंप्लीमेंट अ रिजोल्यूशन प्लान। ये रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा और मान लो वो रिजोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है, तो यही व्यक्ति एज अ लिक्विडेटर भी काम कर सकता है, ठीक है सर। फिर तीसरा इसके अंदर आता है इस आईबीबीआई यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर एक और आएगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इस ऑर्गेनाइजेशन का यानी कि इस संस्था का भी संगठन इसके अंदर किया है कि भाई ये आईबीसी के अंदर स्टैब्लिश्ड है, बराबर है। ये क्या करती है, जब भी आप एप्लीकेशन लेके जाओगे, जब क्रेडिटर एप्लीकेशन लेके जाएगा किसके पास, एनसीएलटी के पास, तो एनसीएलटी को भी तो समझना है क्या कि ये डेट क्या वाकई में एग्जिस्ट कर रही है, तो कोई तो डेटा चाहिए एनसीएलटी को भी। माना क्रेडिटर ने जब एप्लीकेशन दिया है, तो क्रेडिटर उस एप्लीकेशन के अंदर एक इनवॉइस की कॉपी या जो जो भी सबूत उसको है कि भाई देखो ये डिफॉल्ट कर रहा है डेटर, वो तो देगा ही। साथ साथ में एनसीएलटी ये डेट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, ये क्लेम कितना वैलिड है,
इसके लिए एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी करके एक संस्था बनाई गई है आईबीसी के अंदर, जो कि कलेक्ट करती है और मेंटेन करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बोरोवर। बोरोवर यानी कि जो डेटर है, कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट कर रहा है, उनका पूरा एक डेटा मेंटेन है। तो एनसीएलटी इनसे डेटा मांग के, डेट का एग्जिस्टेंस को समझ के, इनकी हेल्प लेके फिर किसी भी एप्लीकेशन को एडमिट करती कि चलो भाई इनका रिजोल्यूशन प्रोसेस अब शुरू किया जाए। तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है ये एनसीएलटी को भी हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्रेडिटर को भी हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको हेल्प करता है कि हाँ भाई इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को अगर जानना है तो यहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये सारी आईबीबीआई के अंदर आते हैं और इसके अंदर एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो क्या है एनसीएलटी, एनसीएलटी के पास ही क्रेडिटर अपना एप्लीकेशन लेके जाता है, फिर एनसीएलटी भी इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से बात करके समझ के आईआरपी कौन है देख के अप्रूव करती कि चलो ये रिजोल्यूशन प्लान को आगे करते हैं अगर एनसीएलटी को उचित लगता है तो। बराबर है दोस्तों। तो दिस इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म कि कैसे आपका ये पूरा आईबीसी कोड चलता है। तो अगर मैं मोटा मोटा आपको बताना चाहूं तो मैंने आपको स्टार्टिंग से ही पहले एक मास्टर चार्ट बनाया था कि भाई क्रेडिटर जो है वो डेटर को रुपए दिया है, डेटर अब क्या कर रहा है डिफॉल्ट। अब जब डिफॉल्ट कर रहा है क्रेडिटर दुखी होकर चले जाता है एनसीएलटी के पास, एप्लीकेशन करता है कि देखो ये डिफॉल्ट कर रहा है, मेरा पैसा नहीं दे रहा है। साथ में एक इंटरिम रिजोल्यूशन इंटरिम आईआरपी इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताता है। एनसीएलटी को लगता है कि हाँ भाई ये उचित है तो वो एडमिट करता है। एडमिट करने के बाद जो आईआरपी है वो कमिटी बनाएगा क्रेडिटर की, वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर आईआरपी को या तो आरपी बना देगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या तो किसी और को बनाएगा। फिर जो भी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा जो यहाँ पे लिया हुआ, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को एनरोल करने का, एग्जाम करने का जिम्मा इनका है, एजेंसी का। फिर वो एक प्लान बनाएगा, प्लान सीओसी अप्रूव करेंगे यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव करेगा, फिर एनसीएलटी अप्रूव करेगा तो जाके उनका रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू होगा। बराबर। अगर एनसीएलटी को लगता है रिजोल्यूशन प्लान नहीं होगा फिर लिक्विडेशन है, तो फिर लिक्विडेशन को पढ़ेंगे आराम से। और एनसीएलटी जब एडमिट करेगा किसी भी एडमिशन को, किसी भी एप्लीकेशन को, और फाइनली रिजोल्यूशन प्लान को जब अप्रूव करेगा तो ये इंफॉर्मेशन यूटिलिटी जो है ये बहुत हेल्प करती कोई भी फाइनेंशियल डेटा देने के लिए किसी भी डेटर के खिलाफ का। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैकेनिज्म कि कैसे आईबीसी काम कर रहा है। ठीक है दोस्त, ये आईबीसी का मैकेनिज्म समझने के बाद अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी का रिजोल्यूशन यानी कि उसकी सिचुएशन को जहां पे उसकी असेट कम हो गई है, लायबिलिटी ज्यादा हो गई है, इसको रिजोल्व करना है। बराबर है। इस इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन को रिजोल्व करना है, उसके प्रोसेस में कुछ ये लोग शामिल होते हैं। एक तो कॉर्पोरेट पर्सन और एक कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट पर्सन मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया कौन, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल। बरोबर है क्या? ये कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर आ गए। ठीक। कॉर्पोरेट डेटर की अगर बात करें तो यही कॉर्पोरेट पर्सन जब किसी से पैसे लिए और नहीं दे पा रहे हैं, अनेबल टू पे द डेट है, इन्हीं कॉर्पोरेट पर्सन को क्या बोला जा रहा है? कॉर्पोरेट डेटर। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल जो इस पूरे रेजोल्यूशन प्रोसेस में मेन रोल प्ले करता है, रेजोल्यूशन प्लान बताता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर से उसको अप्रूव कराता है, फिर एनसीएलटी से अप्रूव कराता है, फिर प्रोसेस शुरू करता है। तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एक सीए, सीए, सीएमए हो सकता है। एक इसमें बात आएगी मॉरेटोरियम पीरियड की। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर एनसीएलटी किसी भी एप्लीकेशन को एडमिट करता है कि हाँ चलो इसके लिए आप क्या बना दो, रेजोल्यूशन प्लान बना दो, फिर मेरे से अप्रूव करना। तो एक मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब ये होता है कि एक समय सीमा होती है, इस समय उस कॉर्पोरेट पर्सन जो कि आज कॉर्पोरेट डेटर कहला रहा है उसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं चलेगी, उसका कोई भी असेट बेचा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अभी एक रिजोल्यूशन प्लान आने वाला है भाई, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बना रहा है। एक बार वो रिजोल्यूशन प्लान आ जाए, उसको देख ले, समझ ले, तो जब तक वो रिजोल्यूशन प्लान बन रहा है उसके बीच का जो मॉरेटोरियम पीरियड है, इस पीरियड में कोई भी कानूनी कार्यवाही उस कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ नहीं होगी। दैट इज नोन एज मॉरेटोरियम पीरियड। देसी भाषा में बोलूं तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में स्टे लग जाएगा, इंजंक्शन लग जाएगा टाइम बिंग के लिए कि कोई भी कानूनी कार्रवाई उस कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट नहीं होने वाली है,
क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि उसके लिए एक अच्छा रिजोल्यूशन प्लान आ रहा है, जो कि एक रिजोल्यूशन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना रहा है। पहले उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो वैसे ही लिक्विडेशन होगा। तो जैसे ही अगर वो काम नहीं कर पाएगा, लिक्विडेशन का ऑर्डर आ जाता है, तो फिर ये मॉरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा। मैं आऊंगा डिटेल में इसके पहले, लेकिन मैं माहौल बना रहा हूं, बराबर है क्या? तो ये लगभग लगभग प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। जो क्रेडिट कमेटी फॉर्म होती है उसमें 75% ऑफ द क्रेडिटर की अप्रूवल लगती है। अभी जब मैं जैसे फ्लो डाउन करते जाऊंगा चीजों में तो आपको समझ में आने लग जाएगा, बट अभी मैं मोटी मोटी चीजें आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग जगह। तो पहले मैं एक बार समेट के आपको एक पाथ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई देखो, इस तरीके से इस कोड को पढ़ना है तो बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, एक बार आपने मोटी मोटी चीजें पकड़ ली ना, नस पकड़ ली ना, उसके बाद इस पूरे चैप्टर में सिर्फ प्रोसीजर ही है कि हाँ, रिजोल्यूशन प्रोसेस ऐसा करेगा, क्रेडिटर ऐसे बोलेंगे तो ऐसा प्रोसेस है पूरा। तो मोटी चीजें एक नींव की तरह समझ में आ जाए तो निर्माण यानी कि जो प्रोसेस है उस पर कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। तो जो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सवाल आता है कि भैया ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कौन इनिशिएट कर सकता है, यानी कि एप्लीकेशन लेके एनसीएलटी के पास कौन जाएगा, बराबर है? तो कहता है मोटा मोटा ये तीन लोग, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर खुद। अच्छा सर, वो खुद कंपनी, वो एलएलपी जो पैसे लिए और पैसे दे नहीं पा रहे, वो खुद भी जा सकते हैं? हाँ, वो खुद भी जा सकते हैं। अब जैसे मैं पेज 185 और पेज 187 का आपको रेफरेंस दिया हुआ हूं कि भाई आप इसको पढ़ना, वहां पे आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको यहीं से पहले बता देता हूं, फिर पढ़ा देता हूं। फाइनेंशियल क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जैसे बैंक हो गया या इंडिविजुअल क्रेडिटर हो गया, जिसने पैसे के रूप में आपकी सहायता की है, रुपए दिए हैं आपको, बराबर है क्या? इनको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किया और आपने उसका पैसा नहीं दिया। एग्जांपल के लिए मैं कहता हूं अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड है, बराबर। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है और मैं पे नहीं कर पा रहा हूं, तो बैंक या कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसने मेरे को रुपए दिए हैं, इसको मैं बोलूंगा कि ये मेरी कंपनी के क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है, बराबर है क्या? दूसरा आता है क्या, ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर, मान लो मैंने किसी से अपने लेक्चर्स की लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए एक सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर और एक प्लेटफॉर्म बना के लिया, जिसमें स्टूडेंट लेक्चर देखे बट उसका कोई स्क्रीनशॉट या उसकी कोई रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें ना हो पाए। ऐसा मैंने एक सॉफ्टवेयर बना के लिया। तो मैंने उस व्यक्ति को बोला कि भाई आज मेरे पास पैसे नहीं, मैं लेक्चर को पहले सेल कर लेता हूं, पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा, बरोबर है क्या? अब मैं अगर उसके पैसे नहीं दे रहा हूं, मैंने ये पैसे को कहीं और लगा लिया, लेक्चर बेच के मैंने फेस टू फेस क्लास में बेंचेस लेना था, वहां पैसे लगा दिए, इसको नहीं दे रहा हूं। तो ये ऐसा व्यक्ति जिसने मेरे को गुड्स और सर्विस उधार पे दी है, कोई रुपए उधार पे नहीं दिए, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर, बराबर। अब अगर मैं पेज 185 और 187 में आपको लेके चलूं, जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है 185 और 187, तो देखो कहता है फाइनेंशियल क्रेडिटर मींस एनी पर्सन टू होम अ फाइनेंशियल डेट इज ओड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन। तो बोले कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कॉर्पोरेट डेटर जो है ओ कर रहा है कोई भी फाइनेंशियल डेट, और इंक्लूड कर रहा है कोई भी पर्सन जिसको आपने ये लीगली असाइन कर दिए। अब ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, जैसे एक इंडिविजुअल पर्सन होगा, मिस्टर शर्मा, उसने मेरे को 10 लाख दिए, मैं 10 लाख वापस नहीं कर पा रहा हूं, तो वो क्या किया, बैंक के पास चले गया, बोले बैंक एक काम करो, मेरे को अर्जुन से 10 लाख का डेट वसूल करना है, अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड से। एक काम करो, तुम इसको रखो, ये डेट मैं तुमको असाइन करता हूं, मेरे को 8 लाख दे दो, तुम वसूल लेना अर्जुन से 10 लाख, तो तुम्हारा 2 लाख फायदा हो जाएगा। तो आपको मैंने असाइन भी कर दिया, ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर को मैंने क्या कर दिया, मतलब किसी कोई व्यक्ति फाइनेंशियल क्रेडिटर, वो अपना डेट किसी को असाइन भी कर दे रहा है, तो उस असाइनी को भी हम फाइनेंशियल क्रेडिटर बोलेंगे। ऑपरेशनल क्रेडिटर आपको नीचे ही मिलेगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर का पेज नंबर अपन ने लिया 187, तो 187 के अंदर आता है अपने पास ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर का मतलब एक ऐसा पर्सन टू हुम एन ऑपरेशनल डेट इज ओड, और ये भी अगर किसी को असाइन, यानी कि वो सॉफ्टवेयर वाला अगर ये डेट किसी और को असाइन कर देता है, बैंक को, कि तुम वसूल लेना, सपोज 50,000 का सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म मैंने बनवाया, उसने 40,000 रुपए में बैंक को भेज दिया, असाइन कर दिया, अब बैंक मेरे से वसूलेगी 50,000 और उसको तो उसके 40,000 मिल गए क्योंकि वो असाइन करके बाजू हट गया, इसको बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो कहता है कौन इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को इनिशिएट कर पाएगा, बराबर है क्या? कौन इस प्रोसेस को आगे चलाएगा, यानी कि ये पहल कहां से शुरू होगी, कैसे किसी भी कॉर्पोरेट का जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन चल रही है उसको मैनेज करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्लान करने के लिए उसका प्रोसेस कौन शुरू करेगा? तो कहता है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर
या ऑपरेशनल क्रेडिटर शुरू कर सकता है, या तो कॉर्पोरेट डेटर खुद ही एनसीएलटी के पास जा सकता है कि एनसीएलटी हमारी लायबिलिटी ना थोड़ी सी बढ़ गई है, असेट कम है, हमको उम्मीद है कि हमारा कॉर्पोरेट ना ओवरकम हो जाएगा, एक बढ़िया सा प्लान बनवा दो किसी से, बराबर। वो प्लान से क्या हमको इंटरेस्ट का हॉलीडे मिल जाएगा कि इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, या इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या समय ज्यादा मिल जाएगा, थोड़ा रिलीफ हो जाएगा, कंपनी धीरे से प्रॉफिट मेकिंग होगी, सबका पैसा भी हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़िया प्लान बनवा दो हमारे लिए। तो ये लोग एप्लीकेंट बन सकते हैं इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के, बराबर है क्या। कब? जब कॉर्पोरेट डेटर डिफॉल्ट कर रहा है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट कर सकता है, एक्शन ले सकता है इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए, प्रोसेस शुरू करने के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर भी कर सकता है, और कॉर्पोरेट डेटर जो खुद डिफॉल्ट किया खुद भी जा सकता है, बराबर है क्या। अब आओ थोड़ा सा मोटी मोटी बात को और अच्छे से समझते हैं, फिर प्रोसीजरल बात तो हम समझ ही जाएंगे। प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर जब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करवाना चाहता है कि भाई कॉर्पोरेट के इस सिचुएशन को रिजॉल्व करना है, इसका प्रोसेस शुरू करना है, तो कैसे करेगा। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो जब एक्शन लेगा कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ, जब वो डिफॉल्ट कर रहा है, खुद से कर सकता है। बहुत सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो जॉइंटली कर सकता है। तो जॉइंटली कितने? तो बोले कम से कम होने चाहिए 100। तो बोले नहीं, टोटल तो हम 50 हैं। तो बोले चलो जितने टोटल हैं उनका 10%, यानी कि 50 का 10%, यानी कि कितना? 5। कम से कम 5 लोग तो ज्वाइंट हो क्या हो। बहुत ज्यादा है तो कम से कम 100, 100 नहीं है तो 10% तो आओ कम से कम, जितने टोटल हो तो 10% ये लोग ज्वाइंट हो के आएंगे। ये एक्शन लेगा कॉर्पोरेट डेटर के खिलाफ। कैसे एक्शन लेगा? ये एप्लीकेशन करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी को। एनसीएलटी को एक रिकॉर्ड देगा, रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट, बराबर। और साथ में ये बताएगा कि एनसीएलटी, हमारे पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी है, जिसको हम इस पूरे प्रोसेस का रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो उसका भी नाम बताएगा। और ये रिकॉर्ड में क्या देगा? जो भी इनवॉइस है जिसका अभी तक इन्होंने क्या नहीं किया, ऑनर नहीं किया, वो इनवॉइस भेज देगा कि देखो ये डिफॉल्ट किए, ये इनवॉइस का आज तक पैसा नहीं आया। अब एनसीएलटी जो है, एनसीएलटी 14 दिन का वक्त लेगा, और 14 दिन के अंदर एनसीएलटी कंफर्म करेगा, बताओ भाई क्या वाकई में ये एग्जिस्ट कर रहा है क्या। कंफर्म करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ डिफॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस फर्निश्ड बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। वो जो इनवॉइस दिया है, हो सकता है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से कुछ जानकारी मांगे, तो वो कंफर्म करेगा एनसीएलटी 14 दिन के अंदर। इवन इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से भी और जो एविडेंस दिया है वहां से भी कंफर्म करेगा। 14 दिन का समय लेगा एनसीएलटी कि हाँ वाकई में कोई डेट एग्जिस्ट कर रही है क्या। अब आगे की प्रोसेस ऐसी है, एनसीएलटी या तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगी। जैसे ही एनसीएलटी ने एडमिशन किया एप्लीकेशन का, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कमेंस हो जाएगी उसी एडमिशन से। और यही वो पीरियड है जहां से मॉरेटोरियम पीरियड शुरू हो जाता है कि अब रुक जाओ, मैंने एप्लीकेशन एडमिट कर लिया है, अब इनका जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो एक बढ़िया सा प्लान बना के देगा इनके इंसॉल्वेंसी के को रिजॉल्व करने की प्रोसेस वाला एक प्लान देगा। तब तक आप सब रुक जाइए, कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी इस कॉर्पोरेट पर्सन के अगेंस्ट में। ऐसा कौन कह सकता है? एनसीएलटी मॉरेटोरियम पीरियड को शुरू करता है। तो अगर एडमिट करता है तो तुरंत आपका कमेंस क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। अब हम इसके असेट बेच के लायबिलिटी अभी पे नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस शुरू हो गया, प्लान बनेगा, क्रेडिटर उसको अप्रूव करेंगे, फिर देखेंगे समझेंगे धीरे से कैसे वसूल सकते हैं इनसे पैसे, बरोबर है क्या। या तो वो क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के पहले एनसीएलटी को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि भाई मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूं, और ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन भी नीचे बताया हुआ है कि पहले तो आपको अपॉर्चुनिटी देना है कि भाई मैं इस ग्राउंड में आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर रहा हूं, बराबर है क्या, और आपका इस पे क्या कहना है बताइएगा। तो ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन में पहला है कि भाई कोई डिफॉल्ट ही नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कि भाई क्रेडिटर ने कोई नोटिस ही नहीं सर्व किया है, कोई बिल ही सर्व नहीं किया है, बराबर है क्या, और सीधा बोल दिया कि डिफॉल्ट हो रहा है। कोई डिफॉल्ट अकर ही नहीं हुआ है, ऐसा एनसीएलटी का कहना है। सफाई पेश करो, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। दूसरा, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं दिए, चलो आपने इनवॉइस भेज दिया, आपने उनको नोटिस भेजा होगा डिटर को कि भाई पैसे दे दो 7 दिन के अंदर, नहीं तो मैं इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस शुरू कर दूंगा। ये नोटिस आपने क्या उसको भेजा? अगर भेजा है तो इसकी भी एक कॉपी होनी चाहिए थी। तो थोड़ा सा ना इनकम्प्लीट एप्लीकेशन लग रहा है, मजबूती नहीं है आपके एप्लीकेशन में,
बताइए, सफाई पेश करिए, क्यों रिजेक्ट ना करे? शायद सफाई पेश करने में एनसीएलटी संतुष्ट हो जाए और काम बन जाए। तो रिजेक्ट करने के पहले, इन ग्राउंड में रिजेक्ट करने के पहले ओबीएच रहेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यह एक बात होती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट द प्रपोज्ड आईपी, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो सीएस, सीएमए कोई भी हो सकता है, उसने कुछ गड़बड़ की है, उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आप का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए कि भाई जिस व्यक्ति को आपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए प्रपोज किया कि ये प्लान बनाएगा, ये खुद इसका भंटादार चल रहा है, खुद गड़बड़ आदमी, ये क्या रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा? तो दिस आर सम ऑफ द ग्राउंड्स जिसपे आपका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझिए, रिजेक्शन वाली बात समझी। अब एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग समझ के लो, मोटा मोटा जब तक 1 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट नहीं है तब तक इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है। इसको मैं दिखाना चाहता हूं, ये यहीं पे आपको मिलेगा यहां पे कि देखो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी कमेंस्ड व्हेन अ कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट वाली बात तो आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती मिनिमम अमाउंट ऑफ हायर वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन 1 करोड़। बराबर है क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ हायर वैल्यू, यानी कि कम से कम इतना होना चाहिए नुकसान, इतना आपका डिफॉल्ट होना चाहिए कम से कम। बट एक कम से कम का मतलब ये नहीं कि 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 2 लाख बता रहा है, मिनिमम अमाउंट ऑफ हायर वैल्यू, कि कम से कम तो भैया 1 करोड़ का डिफॉल्ट होना चाहिए, तो ही जाके इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो सकता है। बराबर है क्या? ऑफ नॉट मोर देन 1 करोड़ फॉर प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी एंड रिजोल्यूशन प्रोसेस। बरोबर है क्या? तो लिखता है द डिफॉल्ट शुड बी मिनिमम रुपीज ऑफ 1 लाख, द अमाउंट कैन बी इंक्रीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। तो भाई सरल शब्दों में बोलो तो 1 लाख में कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू नहीं होगी, आपका कम से कम 1 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट होना चाहिए, तो जाके कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए एनसीएलटी में अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर, यहां तक की बात समझिए। तो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। तो ये प्रोसेस थी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर ने इनिशिएट की। प्रोसेस कैसी है? या तो अकेला रहेगा तो अकेला चले जाएगा, ज्वाइंटली है तो सब मिला के 100 होने चाहिए कम से कम। अगर भैया 100 है नहीं तो टोटल के कम से कम 10% मिलके तो एप्लीकेशन करेंगे कि भाई कॉर्पोरेट डेटर ने क्या किया, डिफॉल्ट। इस पे आप एप्लीकेशन करोगे एनसीएलटी को, कुछ रिकॉर्ड बताओगे कि हाँ भाई डिफॉल्ट हुआ है। आपका कौन सा प्रोफेशनल है जो इस प्रोसेस को शुरू करेगा, प्लान बना के देगा, उसका नाम बताओगे। 14 दिन के अंदर इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के माध्यम से ये एग्जिस्टेंस ऑफ डेट को कंफर्म करेगा एनसीएलटी कि हाँ भाई डिफॉल्ट हुआ है और डेट भी है। एडमिट जैसे ही हुआ उस दिन से ही आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसको सीआईआरपी भी बोलते हैं और सीआईपी भी बोलते हैं। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस बोलूं या मैं बोलूं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बोलूं, वो आपका एप्लीकेशन जब से एडमिट होगा वहीं से आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रिजेक्ट करना है तो ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन यही है कि आप इन तीनों में से किसी एक ग्राउंड में एनसीएलटी रिजेक्ट कर सकते हो, बट रिजेक्ट करने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। ठीक है सर, यहां तक की बात समझी। 7 दिन का टाइम रहेगा एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने का। जैसे बोले कि भाई एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो आप सुधार करने के लिए एनसीएलटी 7 दिन का टाइम देगा। अगर ये रेक्टिफाई नहीं होता है 7 दिन में, एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा और फाइनेंशियल क्रेडिटर को बता दिया जाएगा कि भाई आपका एप्लीकेशन क्या हो गया है, रिजेक्ट हो गया है। अब रिजेक्ट ही हो गया तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस की कोई बात ही नहीं आ रही, तो अभी वापस जाओ। क्या सर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? कहीं पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एप्लीकेशन को वापस सुधारो और कर दो, क्योंकि एक बार ये रिजेक्ट हुआ बट दूसरी बार आपको संभाल के करना पड़ेगा। ठीक है सर, अब बात को ध्यान से समझना। अब अगर मैं बात करूं कि इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑन डिफॉल्ट बाय कॉर्पोरेट डेटर, कि भाई ये जो है ना ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसने गुड्स और सर्विस उधार पे दी थी, ये भी तो शुरू कर सकता है इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, क्योंकि ऊपर तो फाइनेंशियल क्रेडिटर का पड़े। ये कैसे शुरू करता है? तो कहता है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, वो एक डिमांड नोटिस सर्व करेगा पहले कॉर्पोरेट डेटर में। देखो, फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में कोई डिमांड नोटिस वाली बात नहीं थी, वो तो डायरेक्ट एनसीएलटी के पास जा रहा था अगर डिफॉल्ट हो रहा था तो। अभी जैसे इनने डिफॉल्ट किया है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर एक डिमांड नोटिस सर्व करेगा कॉर्पोरेट डेटर को, जिसमें इनवॉइस अटैच करके भेजेगा डिमांडिंग रीपेमेंट। डिमांड नोटिस का मतलब क्या है कि भाई पैसे थे, डिफॉल्ट किया है तो एक डिमांड नोटिस जाएगा, इनवॉइस की कॉपी जाएगी, डिमांड करेंगे कि भाई पैसे पे कर। अब जो कॉर्पोरेट डेटर है, ये कॉर्पोरेट डेटर यानी कि वही जिसने पैसे लिए हुए हैं, अगर ये 10 दिन के अंदर पेमेंट कर देता और इन्फॉर्म कर देता ऑफिशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर को
कि पेमेंट हो गया है, या तो एनईएफटी करेगा, आरटीजीएस करेगा तो ट्रांजैक्शन आईडी भेजेगा, चेक से पेमेंट करेगा तो कुछ तो इंटीमेशन देगा, इन्फॉर्म करेगा तो पे कर देगा। 10 दिन का समय, पे कर दिया, बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आपके खिलाफ कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू नहीं होगी। लेकिन वो कहता है कि कुछ डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट का मतलब क्या? ऑपरेशनल क्रेडिटर बोले ज्यादा पैसा मांग रहा है, इतना तो इसने गुड्स और सर्विस नहीं दिया है, डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, या तो कह रहा है इसका पैसा मैं दे चुका हूं, ये जबरदस्ती मांग रहा है, मेरे को डरा रहा है, थ्रेट दे रहा है, डिस्प्यूट एग्जिस्ट होने की बात कर रहा है, तो ये इन्फॉर्म कर देगा ऑपरेशनल क्रेडिटर को कि भाई डिस्प्यूट है, 10 दिन में डिस्प्यूट की बात कर दी है, या तो नो रिप्लाई। तो सर यहां पे और यहां पे आप कह रहे हो कि कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू नहीं होगी, क्योंकि वो तो बता रहा है कि भाई डिस्प्यूटेड है, मेरे को पैसा लेना बनता है, ऐसा कुछ बता रहा है, या तो पैसा देना ही नहीं बनता, या तो पे कर दिया। तो ये दो सिचुएशन में 10 दिन के अंदर अगर ये हो जाता है तो आपका कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों में के अलावा ऐसा होता है कि वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा है, तो ऑपरेशनल क्रेडिटर अब अप्लाई करेगा एनसीएलटी को। तो पहले तो उसको डिमांड नोटिस सर्व करना है, 10 दिन वेट करना है, इनमें से क्या हो रहा है, रिप्लाई नहीं आता, तो अब वो अप्लाई करेगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के लिए एनसीएलटी को। साथ साथ में इसका कौन सा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन से प्रोफेशनल को ला रहा है एक रिजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए और इस रिजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू करने के लिए, उसका नाम बताएगा, चाहे तो मे लिखा है। अब एनसीएलटी अगेन 14 दिन का वक्त लेगी, 14 दिन के अंदर एनसीएलटी एडमिट कर लेगी, बराबर है क्या? क्या एडमिट कर लेगी कि भाई वाकई में ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेट पेंडिंग है, डिफॉल्ट हुआ है, और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को शुरू किया जाए। लेकिन सुनना, अगर 14 दिन के अंदर नोटिस ऑफ डिस्प्यूट नहीं रिसीव हो रहा है और एविडेंस प्रोड्यूस किया कि अमाउंट नहीं रिसीव हुआ, ये तभी होगा एडमिट। क्योंकि देखो, अगर वो कहता है कि भैया डिस्प्यूट एग्जिस्ट है, तब तो कोई बात ही नहीं हो, तो खुद ही लड़ रहा है, पेमेंट कर दिया तब भी कोई बात नहीं है, तो कहता है आपका ये एडमिट कब होगा एनसीएलटी के द्वारा एप्लीकेशन, जब कोई भी नोटिस ऑफ डिस्प्यूट रिसीव नहीं हुआ, यानी कि उसने कोई डिस्प्यूट के बारे से नोटिस नहीं दिया, किसने? कॉर्पोरेट डेटर ने। और साथ साथ में ऑपरेशनल क्रेडिटर ने ये एविडेंस पेश कर दिया है कि हाँ भैया अमाउंट तो मुझे रिसीव नहीं हुआ है, एविडेंस इज प्रोड्यूस दैट द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, ये एविडेंस प्रूव हो गया, एविडेंस सबूत करके दे दिया है कि भाई देखो मैंने डिमांड नोटिस किया है, उसके तरफ से कोई डिस्प्यूट नहीं आया और पैसे मेरे को 10 दिन में नहीं मिले, ये देखो आपके सामने क्या है, एविडेंस है। तो एनसीएलटी 14 दिन के अंदर, यानी कि जब से आपने उसको अप्लाई किया, एडमिट कर लेगा इस एप्लीकेशन को। और कुछ कंडीशन है कि एप्लीकेशन को कब एडमिट करेगा, तो कंडीशन पहली, एप्लीकेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उस एप्लीकेशन में आपने डिमांड नोटिस सर्व किया, 10 दिन वेट किया है, आपने ये सबूत पेश किया कि कोई डिस्प्यूट उनकी तरफ से आया नहीं, साथ साथ में ये भी एविडेंस प्रोड्यूस किया कि देखो कोई भी पेमेंट हमको मिला नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, ऐसे कंप्लीट एप्लीकेशन होगा। अनपेड ऑपरेशनल क्रेडिटर को अब तक पैसा नहीं मिला, ये सबूत में आ गया। आपने डिमांड नोटिस डिलीवर किया, ये आप एप्लीकेशन में ही दोगे। नोटिस ऑफ डिस्प्यूट नहीं रिसीव हुआ, और आपका जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है जिसका आपने नाम सजेस्ट किया, उसके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग नहीं चल रही है। तो अगर ये पांचों सिचुएशन कंप्लाई होती है तो आपका एप्लीकेशन एडमिट होगा। अब एडमिट होते ही कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, ये किसने शुरू की? ऑपरेशनल क्रेडिटर ने। ऊपर कौन कर रहा था? फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब मैं थोड़ा सा आगे और जाता हूं। अब देखो ये क्या कहता है, इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बाय कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ, खुद ही डिफॉल्ट कर रहा है और खुद ही ये प्रोसेस को शुरू कर रहा है, बरोबर है क्या? तो अब ये प्रोसेस कैसे शुरू होगी, बिल्कुल ध्यान से समझना। कहता है कॉर्पोरेट डेटर जो है, जो खुद ही अनेबल है, पैसे नहीं पे कर पा रहा है, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यानी कि एनसीएलटी को क्या करेगा? एप्लीकेशन देगा, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएगा। ये काहे का इनवॉइस दिखाएगा? इसका कोई पैसा थोड़ी है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर इनवॉइस देते हैं। ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा देगा कि देखो मेरी हालत थोड़ी गंभीर है, मेरी लाइबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, मेरी एसेट कम है, बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा देगा। साथ में ये अपने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम बताएगा जो एज एन आईआरपी एक्ट करेगा, वो सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, सीएमए भी। और अप्रूवल बताएगा कि भैया ये जो मैं एप्लीकेशन कर रहा हूं ना, मन मर्जी से नहीं कर रहा हूं, हमने कंपनी में एसआर पास करवा ली है, अप्रूवल ले लिए, और अगर एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म है तो 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर से अप्रूवल लेने के बाद ही हम आपको क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये खुद भी जा सकता है किसके पास? एनसीएलटी के पास, एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास। ठीक है सर, ये हुआ। अब एनसीएलटी अगेन विद इन 14 डेज
एनसीएलटी अगेन विद इन 14 डेज एडमिट करेगी। अगर क्या है एप्लीकेशन आपका कंप्लीट है तो आपका कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। अगर एप्लीकेशन क्या है इनकम्प्लीट है रिजेक्ट कर देगी, और रिजेक्ट करने के पहले आपको नोटिस भी देगी कि भाई आप 7 दिन के अंदर कर सकते हो। तो ए शैल गिव नोटिस बिफोर रिजेक्टिंग टू रेक्टिफाई द मिस्टेक विद इन 7 डेज। बरोबर है क्या? पहले नोटिस देगी। तो ये क्योंकि खुद से चले गए तो यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं लगता कि डिस्प्यूट हुआ है क्या वगैरह वगैरह, ये सारी चीज कुछ नहीं कि आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है क्या, ये सारी किंतु परंतु थोड़ी सी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है सर। अब बात आती है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ आईआरपी कि क्या टाइम लिमिट है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कितने समय में खत्म हो जाना चाहिए। तो ध्यान से सुनना, विद इन 180 डेज फ्रॉम एडमिशन, यानी कि जब से आपका एप्लीकेशन एडमिट हुआ है वहां से 180 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट का मतलब क्या, प्लान बन जाना चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए और फिर उस पर काम होगा। तो प्लान बनने का समय, ये प्रोसेस कब तक हो जाना चाहिए, तो बोलता जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना वो एप्लीकेशन कर सकता है एनसीएलटी को कि भाई 180 दिन थोड़े से कम हो रहे हैं, और जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है ना वो भी बोल रहे हैं समय बढ़ा दो, क्योंकि वो अपने से नहीं जा सकता। कमिटी ऑफ क्रेडिटर ये बनाता है ना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, पहले ही मास्टर चार्ट में बताया था। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो है, ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऑथराइज करेंगे कि भाई आप बीइंग अ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एनसीएलटी के पास चले जाओ कि प्लान इतनी जल्दी नहीं बन सकता। तो 66% यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर में जितने भी क्रेडिटर हैं उस पे 66% इन वैल्यू वाले होने चाहिए। वैल्यू का मतलब भाई जिनने पैसे दिए हुए हैं और ये मिला के 66% हो रहे हैं। बराबर है क्या? तो जो भी कॉर्पोरेट डेटर को लोन इनका बकाया है उनमें से 66%, 66% मिलेंगे। वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि तू ए के पास एप्लीकेशन लेके चले जा, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दो, 180 दिन कम लग रहा है। तो वो ए मैक्सिमम यानी कि एनसीएलटी मैक्सिमम 90 डेज का आपको एक्सटेंशन दे सकती है इस पूरे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है सर, ये मोटी मोटी बातें समझ में आई। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर की बात निकली, जैसे मैंने आपको मास्टर चार्ट में ही बताया था कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है आईआरपी, ये टेम्पररी है इसलिए इंटरिम बोला जा रहा है, क्योंकि ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है ये चाहे इसको कंटिन्यू कर सकते तो ये आरपी कहलाएगा, हो सकता है इसको रिप्लेस कर दे तो कोई दूसरा आरपी आएगा। ये मास्टर चार्ट में अपन ने पहले मोटी मोटी बात पढ़ के ली। अब ये जो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ये आफ्टर कलेक्शन कि भाई कितने कितने क्रेडिटर का क्या क्या बचा हुआ है, इसको बोला जा रहा है कोलेशन ऑफ ऑल क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर। सबका ये क्लेम रिसीव करने के बाद, फाइनेंशियल पोजीशन कॉर्पोरेट डेटर की जानने के बाद एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो इसका काम है। इस पे सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रहेंगे। बराबर है क्या? सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर इसके अंदर रहेंगे। और अब ये जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर है, बराबर है, इसके अंदर की बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, कहता है अगर इस पे कॉर्पोरेट डेटर है जो कि फाइनेंशियल डेट ओ कर रहे हैं या दो से ज्यादा है, तो कहता है वेयर कॉर्पोरेट डेटर ओस फाइनेंशियल डेट टू टू और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर एज पार्ट ऑफ कंसोर्टियम। कंसोर्टियम का मतलब क्या है, जैसे कॉर्पोरेट डेटर है, मैं सपोज करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसने एक बैंक से लोन नहीं लिया क्योंकि एक बैंक इतना सक्षम भी नहीं था। एचडीएफसी को बोला कि भाई तुम 40,000 करोड़ का क्या दे दो, लोन दे दो। अब एचडीएफसी बोल रहा है भाई हमारे पास 40,000 करोड़ नहीं है, तो बोले फिर क्या है, तो एक काम करते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, हम मिल के एक कंसोर्टियम बना के, ग्रुप बना के आपको 40,000 करोड़ दे देते हैं। तो कॉर्पोरेट डेटर फाइनेंशियल डेट वो कर रहा है टू टू और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर एज अ पार्ट ऑफ कंसोर्टियम, क्योंकि वो मिल के दिए। अगर ऐसा है तो ईच सच फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, वो सब कमिटी ऑफ क्रेडिटर के क्या बनेंगे, पार्ट बनेंगे। उनकी वोटिंग डिसाइड होगी कि उनका कितना डेट आउटस्टैंडिंग है, उस हिसाब से उनका वोटिंग परसेंटेज काउंट होगा। ठीक है सर। फिर दूसरा अपने को कह रहा है कि अगर मान लो कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो आपको ये स्पेसिफाई कर देना कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है। यहाँ पे सारे कौन बैठे हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अंदर ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तीसरा कहता है कि भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हैं और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हैं, दोनों हैं, तो ठीक है, अपनी अपनी लाइन पे लग जाओ। फाइनेंशियल क्रेडिटर को मतलब मिक्स है,
फाइनेंशियल क्रेडिटर यानी कि एक ही व्यक्ति फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो सकता है और एक ही व्यक्ति ऑपरेशनल भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने अपने लाइन में लग जाओ, दोनों हो तो दोनों अपना अपना ऐसे दोनों लाइन में खड़े हो जाओ। दोनों लाइन में कैसे खड़े होंगे सर? अरे मतलब कहने की बात है भाई, लाइन में खड़े होने की बात, यानी कि दोनों कैपेसिटी में माना जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर में माना जाएगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी माना जाएगा। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को कंसिडर करो टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट, और उसी व्यक्ति को कंसिडर करो ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट, यानी कि जितना तूने गुड्स और सर्विस उधार दिए उस हद तक तेरे को ऑपरेशनल क्रेडिटर मानेंगे, जिस हद तक तूने रुपए उधार पे दिए उस हद तक तेरे को फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। ठीक है सर, अब चौथा पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से समझना। कहता है जो रिलेटिव है, कौन है? रिलेटिव ऑफ कॉर्पोरेट डेटर हु इज ईदर ऑफिशियल क्रेडिटर और फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसका कोई राइट नहीं रहेगा रिप्रेजेंटेशन का, पार्टिसिपेशन का, वोटिंग का इन अ मीटिंग ऑफ सीओसी। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसा भाई मान लो कोई कंपनी है, अब कंपनी का कोई रिलेटिव ही है, वही फाइनेंशियल क्रेडिटर है, वही ऑपरेशनल क्रेडिटर है। कंपनी का डायरेक्टर है, वो रिलेटिव है ना, बराबर। भाई कंपनी है, कंपनी का डायरेक्टर है तो जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ। वो अगर कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर की कैपेसिटी में अगर बैठता है तो भैया वो तो कंपनी के फेवर में सोचेगा। तो भाई साहब आपको कोई राइट नहीं है कि आप रिप्रेजेंट करो अपने आप को एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर, या आप पार्टिसिपेट करो या आप वोट करो किसमें, इन अ मीटिंग ऑफ सीओसी। आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा क्योंकि आप उसके क्या हो, रिलेटिव हो, आप बाहर रहोगे। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर के बारे से हमने जो मोटा मोटा पढ़ा वो ये है कि अगर दो या उससे ज्यादा फाइनेंशियल क्रेडिटर एज अ कंसोर्टियम, सबका फाइनेंशियल क्रेडिटर का पार्टिसिपेशन रहेगा, पार्ट लेंगे, और उनका वोटिंग डिपेंड करेगा कि कितना डेट उनका आउटस्टैंडिंग है। दूसरा कहता है कि भाई अगर कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं, आप स्पेसिफाई कर दो। तीसरा कहता है बोथ फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर दोनों हैं, अपनी अपनी लाइन पे लग जाओ। अगर एक ही बंदा दोनों है तो जिस हद तक तुमने रुपए उधार दिए उस हद तक तुम एफसी, जिस हद तक आपने गुड्स और सर्विस उधार दी उस हद तक आप ओसी। ठीक है सर, यहां तक की बात समझी। रिलेटिव अगर कोई एफसी या ओसी की कैपेसिटी में आ रहा है, तुम ना तो मीटिंग में आओगे, ना तो कोई रिप्रेजेंटेशन दोगे, ना तो तुम वोट करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। अब सवाल आता है कि सर इनका रिलेटिव कौन है? तो आइए मैं आपको हाथों हाथ ये बता देता हूं कि रिलेटिव कौन कहलाएगा इसके अंदर। तो राजा, इसके लिए ना मैंने रिलेटिव को पूरा डेफिनेशन को तोड़ के रख दिया है। मॉड्यूल में पूरा पैराग्राफ के हिसाब से दिया हुआ था, वो पैराग्राफ से पढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने सारी चीजें रिलेटिव के संबंध में आपके सामने तोड़कर रख दी कि इनको इनको आप रिलेटिव बोलोगे, और ये जो रिलेटिव है ये सीओसी की ना तो मीटिंग में आएंगे, ना तो पार्टिसिपेट करेंगे, ना तो कोई वोट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आप कंपनी से रिलेटिव आप बयास हो जाओगे। तो देखो लिखता है कौन नहीं बन सकता, कहता है डायरेक्टर पार्टनर्स एलएलपी और फॉर्म विद कॉमन डायरेक्टर पार्टनर। एग्जांपल समझना, जैसे मान लो कोई कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स के दो डायरेक्टर हैं, मिस्टर ए और मिस बी, बरोबर है क्या? ये दो डायरेक्टर है कंपनी ए के। अब मिस्टर ए जो है ये पार्टनर भी है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म, किसी पार्टनरशिप फॉर्म में मिस्टर ए क्या है, पार्टनर भी है। तो कहता है इन दिस केस द पार्टनरशिप फॉर्म वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी टू कंपनी एक्स ड्यू टू द कॉमन डायरेक्टर ऑफ मिस्टर ए। यानी कि वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो गया भैया, रिलेटेड पार्टी हो गया। तो अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म ने कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि ये जो डेटर के खिलाफ कोई सीआईआरपी जो चल रहा है, अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कमिटी ऑफ डायरेक्टर का, तो भाई ये पार्टनरशिप फर्म जो है जिसमें आपकी कंपनी के डायरेक्टर भी पार्टनर है, वो पार्टनरशिप फर्म को रिलेटिव माना जाएगा। वो पार्टनरशिप फर्म अगर कोई फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट उस कॉर्पोरेट डेटर को दिया है तो माना तो एफसी और ओसी है, लेकिन तो उस कमिटी ऑफ क्रेडिटर में ना तो पार्टिसिपेट करेगा, ना तो रिप्रेजेंटेशन देगा, ना तो वोट करेगा। अब कहता देखो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर और पार्टनर, एग्जांपल मिस्टर सी है जो कि डायरेक्टर है कंपनी वाई के, बराबर, हैज अ ब्रदर हु ओन्स अनदर कंपनी। तो मिस्टर सी है, एक कंपनी वाई के डायरेक्टर है, उसका एक ब्रदर है अनदर कंपनी में। सो जो अदर कंपनी वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी टू कंपनी वाई। ये जो कंपनी वाई है, मान लो ये कॉर्पोरेट डेटर है, तो कॉर्पोरेट डेटर है अगर ये, अब एक कोई दूसरी कंपनी है जिसपे डायरेक्टर का भाई उस कंपनी को चला रहा है, बराबर है क्या? तो कहता है ये जो कंपनी दूसरी है ना, अदर कंपनी, वो वाई कंपनी की क्या कहलाएगी, रिलेटिव कहलाएगी। तो अगर वो दूसरी कंपनी ओसी या एफसी है तो आप यहां पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। केएमपी की बात करें, मिस डी है, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीएफओ है कंपनी जेड की, इनको रिलेटेड पार्टी माना जाएगा टू कंपनी जेड।
यानी कि अगर येने ने भी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने भी कंपनी को कुछ दिया है और कंपनी के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई चल रही, तो ये एफसी और ओसी तो कहलाएगी, लेकिन ये क्योंकि रिलेटिव मानी जा रही है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। प्राइवेट कंपनी विद डायरेक्टर होल्डिंग मोर देन कितना 2% शेयर कैपिटल, मिस्टर ई है, डायरेक्टर हैं कंपनी पी के और कंपनी क्यू के, वो होल्ड कर रहा है मोर देन 2% ऑफ द शेयर कैपिटल इन कंपनी क्यू। कंपनी क्यू में कितना कर रहा है? मोर देन 2। अब क्या हो गया? कंपनी क्यू रिलेटेड पार्टी कहलाएगी कंपनी पी की, क्योंकि कंपनी पी में तुम डायरेक्टर हो और कंपनी क्यू में तुम मोर देन 2% रखे हुए हो, तो वो वाली कंपनी अगर एफसी और ओसी कहलाती है, कौन सी वाली कंपनी की? ये वाली कंपनी जिसमें क्या है, डायरेक्टर है पी वाली कंपनी, तो वो क्यू वाली कंपनी क्या कहलाएगी? रिलेटिव। ऐसी होल्डिंग सब्सिडरी, ऐसे ही कोई भी पर्सन जो 20% ऑफ द वोटिंग राइट कंट्रोल कर रहा है, कंपनी विद मोर देन 2 डायरेक्टर इन कॉमन, दो कंपनी कॉमन डायरेक्टर है तो दोनों रिलेटिव कहलाएगी। ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस में डायरेक्टर नाच रहे हैं, बरोबर है क्या? ये सब रिलेटेड पार्टी हैं, और ये रिलेटेड पार्टी अगर एफसी और ओसी की कैपेसिटी में आ रहे हैं, तो ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर की जो मीटिंग होगी, ना तो उस पर पार्टिसिपेट करेंगे, ना तो रिप्रेजेंट करेंगे, ना तो वोट। ये पीडीएफ जो है और जो भी नोट्स में दिखा रहा हूं, ये एज यूजुअल आपकी ड्राइव में आपको मिल जाएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, यहां तक की बात हमको समझ में आई कि रिलेटिव पार्टिसिपेट नहीं करेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर भी अपने को मोटा मोटा समझ में आ गया सर। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब बात आ रही है अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कौन अपॉइंट करेगा? आरपी को। आईआरपी तो टेम्पररी रहता है, उसको तो एप्लीकेशन जब देते तो ही आईआरपी को अपॉइंट कर दिया जाता है, प्रोवाइडेड उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ना चल रही हो। अब कहता है जो पहली मीटिंग होगी ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर की, जो 7 दिन के अंदर हो जाएगी, जैसे ही आईआरपी ने कॉन्स्टिट्यूशन किया ना सीओसी का, वहां से 7 दिन के अंदर सीओसी की मीटिंग होगी कमिटी ऑफ क्रेडिटर की। वहां पे वो मिनिमम 66% की वोटिंग से डिसाइड करेंगे कि जो फिलहाल के लिए आईआरपी है उसको क्या आरपी बनाना है क्या। अगर हाँ, तो वो इन्फॉर्म कर देंगे एनसीएलटी को, यानी कि एए को, कि भाई हमने वही आईआरपी को क्या बना दिया, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। या वो कहते हैं हमको रिप्लेस करना है, हम दूसरा आरपी बनाएंगे। तो आरपी अब क्योंकि आप रिप्लेस कर रहे हो आईआरपी को, आप आरपी नहीं बना रहे हो, आप आईआरपी के अलावा किसी को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना रहे हो, तो ये तभी अपॉइंट होगा जब अप्रूवल मिल जाएगा इंसॉल्वेंसी बोर्ड्स का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड का, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड इंडिया का, आईबीबीआई का जब अप्रूवल मिल जाएगा तो ही होगा। तब तक जो आईआरपी है वही क्या करेगा, कंटिन्यू। और अगर आप आरपी को रिप्लेस करना चाहते हो, यानी कि कोई फाइनली रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आ गया, उसकी जगह आप किसी और को रखना चाहते हो, तो अगेन 66% वोटिंग लगेगा सीओसी का। जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, वेरी सॉरी। 66% क्या लगेगा, वोटिंग लगेगा सीओसी का, प्लस अप्रूवल लगेगा ऑफ एए। एए यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो कंसल्ट करेगा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से। रिप्लेस करने के लिए भी 66% एनसीएलटी के अप्रूवल, और एनसीएलटी अप्रूवल देने के पहले कंसल्ट कर लेगा आईबीबीआई से। ये बात हो गई भैया आपका आईआरपी आरपी कब बनेगा, या आईआरपी को हटा के किसी और को आरपी बनाने का। ये मोटे मोटे अपनी बातें हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है जिसकी अपन ने बात की, यही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, अब ये रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अब फाइनली एक प्लान बनाएगा। रेजोल्यूशन प्लान बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। वो रेजोल्यूशन प्लान लेके जाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास। वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है उसको अप्रूव करेंगे। कमिटी ऑफ क्रेडिटर के अप्रूव करने के बाद वो रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी के पास जाएगा। एनसीएलटी उस प्लान को क्या करेगा, अप्रूव। एनसीएलटी जब उस प्लान को अप्रूव करेगा, बरोबर है, एनसीएलटी जब उस प्लान को क्या करेगा, अप्रूव करेगा, तो आपका ये इंसॉल्वेंसी प्रोसेस उसका मतलब स्टार्ट हो जाएगा, समझ लो। उसके बाद से देखते हैं कि उस प्लान में क्या लिखा है, उसका एग्जीक्यूशन होगा। बट एनसीएलटी अगर उस प्लान से संतुष्ट नहीं है, तो एनसीएलटी उस प्लान को अप्रूव की जगह रिजेक्ट करेगा और लिक्विडेशन का ऑर्डर दे देगा। तो अब इंसॉल्वेंसी में डील नहीं होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस नहीं होगी, अब लिक्विडेशन प्रोसेस होगी। ये पूरा 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 मोटा मोटा आपका क्या है, प्रोसेस है, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों, ये पूरा मोटा मोटा एक इंसॉल्वेंसी प्रोसेस है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इस रिजोल्यूशन को प्रोसेस को चलाने के जो मेन भूमिका निभाता है
वो एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है जो बाद में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बन जाता है, यानी कि फाइनली कौन इस प्रोसेस को गवर्न करेगा, वो एक रिजोल्यूशन प्लान बनाता है। तो ये पूरा का पूरा मोटा मोटा आपका पूरा प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि एक बार प्रोसेस जो मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था, अब वो प्रोसेस आपको मैं बताऊं, ताकि आपको अब ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी इस मास्टर चार्ट की। ये मास्टर चार्ट अपने को क्या कहता है, क्योंकि एक बार जब पूरा कहानी समझ में आ जाता है तो चैप्टर की नस अपने आप अपने को पकड़ पे आ जाती है। एक बार नस पकड़ में आ गई तो अब इसके बाद जितने भी प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो राजा, आओ ये मास्टर चार्ट को शुरू करते हैं, एक बार पूरा क्विक रिवीजन हो जाए। मास्टर चार्ट ऑफ आईबीसी, मास्टर चार्ट क्या कहता है आईबीसी का, कि भाई इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसका मास्टर चार्ट की कैसे शुरू होती है सारी चीजें। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस बराबर। अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व कर रहे हो आप। इंसॉल्वेंसी एक सिचुएशन है जहां पे एक कॉर्पोरेट, एक एलएलपी, एक पार्टनरशिप फर्म टाइम बीइंग के लिए ऐसा माना जा रहा है कि उसकी लाइबिलिटी बढ़ गई है, असेट बहुत ज्यादा कम है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की एक सिचुएशन है। तो आओ उस इंसॉल्वेंसी जिसको हम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन दे रहे हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने की एक प्रोसेस है। तो प्रोसेस ऐसी है, आई अगेन रिपीट, ये लिक्विडेशन नहीं है राजा, ये इंसॉल्वेंसी ऐसी है जहां पे कंपनी को जीवित रखते हुए, एग्जिस्टेंस में रखते हुए कोशिश की जाती है कि इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको रिलीफ दिलाया जाए, ताकि ये जीवित भी रहे, इसके एम्प्लॉय भी यहां पे रहे, इसका डेट भी पे होते रहे, और क्रेडिटर को थोड़ा सा पेशेंस रखने बोला जाता है, प्लान बना के कुछ रिलीफ दिलवा के। तो आइए इसमें हम इसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। लिक्विडेशन पहला प्रोसेस नहीं, पहले इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है। तो क्रेडिटर, अब यहां से अब आपको समझ में आएगा कि क्रेडिटर फाइनेंशियल क्रेडिटर भी हो सकता है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी हो सकता है। फाइनेंशियल क्रेडिटर जिसने रुपए की सहायता की है कॉर्पोरेट डेटर को, और वो डेटर अब उसका डिफॉल्ट कर रहा है, या तो ऑपरेशनल क्रेडिटर आपने गुड्स और सर्विसेज दी है, तो जो भी सहायता आपने दी है उसका डिफॉल्ट किया गया रीपेमेंट में। अब ये जो क्रेडिटर है ये एप्लीकेशन करता है, एप्लीकेशन के साथ एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का सजेशन देता है कि भाई हम इसको करना चाहते हैं। एनसीएलटी उस एडमिशन करती है उस एप्लीकेशन का, फिर वहां से जो आईआरपी है वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनाता है, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है आईआरपी को या तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाते हैं या तो रिप्लेस करके कोई दूसरा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाते हैं। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो रेजोल्यूशन प्लान बनाएगा, सीओसी उस रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करेंगे, और फिर एनसीएलटी उसको अप्रूव करेगा, और ये सारे स्टेक होल्डर पे बाइंडिंग, यानी कि अब जैसा अप्रूव हो गया वैसा ही सबको पेमेंट मिलने वाला है, उतना ही पेमेंट मिलेगा, उतना ही इंटरेस्ट का रिलीफ, उतना ही पेमेंट के डेज का रिलीफ आपको सबको मानना पड़ेगा। यह मोटा मोटा ये प्रोसेस है जो आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर अपन आगे बढ़ के गए कि भाई ये किससे डील करता है, तो बोले ये डील करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप और अदर एंटिटीज जो है इनकी इंसॉल्वेंसी से डील करता है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन से डील करता है। ये कोड किसके ऊपर लगता है, तो बोले मोटा मोटा कंपनी के ऊपर, एलएलपी के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, इन पे लगता है। स्पेशल कंपनी यानी कि स्पेशल एक्ट वाली जो कंपनी है उनके ऊपर लगता है। और मोटा मोटा चार चीजों को डील करता है, इंसॉल्वेंसी, वॉलेंट्री लिक्विडेशन, लिक्विडेशन और बैंकरप्सी, जिसका सबका मतलब मैंने आपको यहां पे बताकर रखा है। इसके ऊपर नहीं लगता तो बोले ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर, ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जो फाइनेंस सेक्टर में, इनके लिए क्योंकि खुद के स्पेशल रेगुलेशन बने आरबीआई या सेबी के द्वारा, ऑलरेडी वहां से गवर्न होते हैं, तो वो आईबीसी कोड के बाहर है। ठीक है सर, यहां तक समझा। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो भाई एक आईबीबीआई बोर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको आईबीसी कोड के अंदर ही स्टैब्लिश किया गया है, बराबर है क्या। इसके नीचे आता है एजेंसी, इसको आईपीए बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, जो एग्जाम भी कंडक्ट कराती है प्रोफेशनल्स के लिए, उनको इनरोल करती है। और ये प्रोफेशनल एक सीएस या सीएमए हो सकता है जो रिजोल्यूशन प्लान बनाता है। रिजोल्यूशन प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये लिक्विडेटर का भी काम करता है, जो लिक्विडेशन का प्रोसेस है। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की भी गठन किया गया आईबीसी के अंदर। ये पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का डेटा रखती है किसके पास, अपने डेटाबेस में, और यहां से एनसीएलटी इनसे जानकारी लेके कंफर्म करता है कि डेट एग्जिस्ट भी हो रही की नहीं हो रही है। ठीक है सर, यहां तक समझा। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में इनकी अहम भूमिका है। एक कॉर्पोरेट पर्सन, जिसको मैंने आपको बताया कि भाई ये कॉर्पोरेट पर्सन के अंदर एलएलपी भी है,
आपका कॉर्पोरेट पर्सन भी जो कंपनी है, और यही कॉर्पोरेट डेटर कहलाता है जब ये पैसे किसी को नहीं देता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जिसको हम आईआरपी बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, और जब वो कंफर्म हो जाता है तो आरपी बोलते हैं, तो उसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बोलते हैं। मॉरेटोरियम पीरियड इसके अंदर होता है कि भाई जैसे ही आपका एप्लीकेशन एडमिट होता है तो कुछ समय के लिए जितनी भी कानूनी कार्रवाई है उस पर स्टे लगा दिया जाता है। नेक्स्ट जब अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में तो उसका पूरा प्रोसेस समझ के लेंगे। क्रेडिट कमेटी का फॉर्मेशन होता है, इसका 70% अप्रूवल का जो रोल है वो भी समझ के लेंगे अगली क्लास में जब प्रोसेस अपना होगा। कौन इनिशिएट कर सकता है, तो बोले ये 3 कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर खुद से। अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर क्या करता है, डिफॉल्ट करता है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेगा भाई, एप्लीकेशन करेगा किसको, एए को यानी कि एनसीएलटी को, ये उसका क्राइटेरिया है। डिफॉल्ट का रिकॉर्ड बताएगा और नाम बताएगा कि कौन सा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को आप ये प्रोसेस शुरू करवाना चाहते हो, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। 14 दिन का समय रहेगा, एनसीएलटी कंफर्म करेगा इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से कि हाँ भाई डेट एग्जिस्ट हो रही है, एविडेंस के तौर पे कंफर्म करेगा, एडमिट किया, उसी दिन से कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। रिजेक्ट करेगा तो कुछ ग्राउंड्स दिए हैं कि भाई डिफॉल्ट है ही नहीं, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है, या तो तुम्हारा जो आईआरपी उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग या एक्शन चल रहा है, अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, ठीक है। 7 दिन का समय देगा एप्लीकेशन को रेक्टिफाई करने का नहीं किया रिजेक्ट करके इंटीमेट कर देगा। अब कहता है कि अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर अगर ये शुरू करना चाहता है तो उसको पहले डिमांड नोटिस सर्व करना पड़ता है, इनवॉइस सर्व करना पड़ता है। 10 दिन के अंदर या तो पेमेंट होगा, या तो डेट का डिस्प्यूट बताएगा, या तो रिप्लाई नहीं आएगा। नहीं रिप्लाई आया, एप्लीकेशन आपने एनसीएलटी को किया, प्रपोज रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बताया, एनसीएलटी तब एक्सेप्ट करेगा आपके एप्लीकेशन को जब एनसीएलटी संतुष्ट हो गया कि कोई डिस्प्यूट का नोटिस नहीं आया और एविडेंस प्रोड्यूस कर दिया ऑपरेशनल क्रेडिटर ने कि हाँ भैया मेरे को पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है सर, तो कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन कंप्लीट है, पैसे नहीं मिले हैं, डिमांड नोटिस आपने सर्व किया, नोटिस डिस्प्यूट का रिसीव नहीं हुआ और आपके आईआरपी के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल नहीं रही है। नेक्स्ट फिर आता है कि कॉर्पोरेट डेटर खुद ही मूव ऑन कर सकता है अपने डिफॉल्ट में, वो एप्लीकेशन करेगा डायरेक्टली एनसीएलटी को, बुक्स ऑफ अकाउंट बताएगा, कौन उसका आईआरपी है वो बताएगा, अगर कंपनी है वो तो कंपनी के मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन से अप्रूवल ले लेगा एप्लीकेशन करने के पहले, तो उसका एक सबूत कि हाँ भाई एसआर पास हुआ है। पार्टनरशिप या एलएलपी अगर वाली बात है तो 3/4 इन नंबर ऑफ पार्टनर से वो क्या ले लेंगे, अप्रूवल। 14 दिन का टाइम एनसीएलटी का है, कंप्लीट लगा, एडमिट हुआ तो सीआईआरपी कमेंस हो जाएगा, यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा जब से एडमिशन हुआ। रिजेक्ट करने के पहले एक नोटिस आपको देगा कि भैया आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली इसलिए रिजेक्ट, टाइम लिमिट 180 दिन। 66% सीओसी ने अगर अप्रूवल दिया तो आरपी एनसीएलटी को अप्लाई करेगा, मैक्सिमम 90 डेज का एक्सटेंशन। कमिटी ऑफ क्रेडिटर का कॉन्स्टिट्यूशन करेगा कौन, आईआरपी, पूरा क्लेम्स को अपने डेटा में लेने के बाद। और ये जो कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स है इसके अंदर आपको मैंने बताया कि कंसोर्टियम भी है, अगर 3-4 लोगों ने मिलकर अगर दिया है वो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाएंगे और उनकी वोटिंग डिटरमाइन होगी कि कितना डेट आउटस्टैंडिंग है। दोनों है तो दोनों जिस हद तक एफसी और ओसी दिए उस हद तक वो क्रेडिटर कहलाएंगे। रिलेटिव पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, रिलेटिव मैंने आपको बता दिया कौन है। जो भी डिसीजन होगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर का वो मिनिमम 1% वोटिंग के साथ लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे 51% है, काहे के लिए, कमिटी ऑफ क्रेडिटर के बीच में जो मीटिंग होगी उसमें डिसीजन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो 66% था ये एनसीएलटी को अप्लाई करने के लिए था कि भाई डेज बढ़ा दो और मैक्सिमम 90 डेज वो एक्सटेंड कर सकता है, तो पर्पस अलग था। वहां पे एक्सटेंशन के लिए 66% था, यहाँ पे जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए कितना बोल रहा है अपने को, 51%। अब अपॉइंटमेंट होगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का, उसने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया सीओसी, जब से कॉन्स्टिट्यूट हुआ 7 दिन के अंदर वो मिलेंगे। 66% से वोटिंग करेंगे कि हाँ भाई आईआरपी को आप आरपी बनाना चाहते हो, ए को इन्फॉर्म कर दोगे यानी कि एनसीएलटी को, रिप्लेस करना चाहते हो, अनदर आरपी करना चाहते हो तो ये अपॉइंट होगा। अप्रूवल ऑफ इंसॉल्वेंसी बोर्ड से, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड का अप्रूवल लगेगा, तब तक आईआरपी कंटिन्यू करेगा। और अगर इसको भी रिप्लेस करना चाहते हो, यानी कि कोई आरपी हो गया उसको रिप्लेस करना चाहते हो, अगेन 66% की आपकी क्या रहेगी, सीओसी की वोटिंग। अप्रूवल रहेगा ए का, और ए अप्रूवल देने के बाद आईबीबीआई से पूछेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके बाद जैसे ही रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आ गया, आगे की चीजें जो मैं आपको ऊपर मास्टर चार्ट में बताया, अब ये रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा, रिजोल्यूशन प्लान सीओसी अप्रूव करेंगे, सीओसी के अप्रूव करने के बाद एनसीएलटी अप्रूव करेगा, अगर अप्रूव कर दिया तो रिजोल्यूशन प्लान के एग्जीक्यूशन में जाएंगे, अगर नहीं करता है
लिक्विडेशन का ऑर्डर कर सकता है। तो फिर अपना सेकंड प्रोसेस शुरू होता है लिक्विडेशन की, अब असेट बेचो और लायबिलिटी को पे ऑफ करो कि ये रेजोल्यूशन प्लान से तो कुछ होगा नहीं। ये सारी चीजें दोस्तों हम अगली क्लास में अच्छे से समझ के लेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है। ये पूरा का पूरा पहला हाफ जो है ये पूरा नस पकड़ा दिया आपको आईबीसी कोड का। अब जब मैं आपको दूसरी क्लास में पूरे प्रोसीजर पढ़ाऊंगा कि हाँ भाई देखो कैसा प्लान कैसे बनता है, कैसे उसको आप सीओसी में पेश करते हो, कितने परसेंट का अप्रूवल लगता है, मॉरेटोरियम पीरियड में क्या होता है, एनसीएलटी क्या करेगा, वगैरह वगैरह, ये नेक्स्ट क्लास में अपन करके लेंगे जहां पे हम पूरा प्रोसीजरल पार्ट देखेंगे इन सारी चीजों का। ये तो पूरा एक आपको मैंने समझ लो कि ना मैंने नस पकड़ा दी इसकी, अब आगे की चीजें बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो आप कृपा करें पहले इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स आपको एज यूजुअल आपको ड्राइव में मिल जाएगा और अगली क्लास में अपन प्रोसीजर से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।